हे हाय गाइस, हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल प्लेसमेंट ज्ञान। एंड आज ये हमारी वीडियो होने वाली है रिकर्जन के बारे में। हमने फंक्शन पढ़ा, फंक्शन के बारे में जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो हमने पढ़े। अब फंक्शन के अंदर ही हमें एक चीज़ और इंपॉर्टेंट पढ़नी होती है, वो होती है रिकर्जन। रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, चाहे आप डीएसए के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो या फिर नॉर्मल प्रॉब्लम सॉल्विंग ही क्यों ना कर रहे हो। हमने इंटरव्यू की जो प्लेलिस्ट की है, अभी तक हम जो भी क्वेश्चन अपलोड कर रहे हैं वो सब हम नॉर्मल जितना अभी तक कंसेप्ट क्लियर किया है अपनी सी के प्लेलिस्ट में उसके थ्रू कर रहे हैं। तो अब बारी है रिकर्जन पढ़ने की, ताकि हम उन क्वेश्चन को भी रिकर्जन के थ्रू समझ पा रहे हो। इंटरव्यू के लिए रिकर्जन का टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो उसका फेवरेट होता है और वो कहीं ना कहीं आपको फंसा देता है अगर आपको रिकर्जन डेप्थ में नहीं पता। तो इसीलिए हम रिकर्जन को यहाँ पर बेसिक से एडवांस में समझ रहे होंगे, उसके क्या क्या इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम है वो भी समझेंगे। लेकिन इस वीडियो में हम उसके टाइप्स को समझेंगे और उस टाइप्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे रिकर्जन के थ्रू। देन फ्लो चार्ट बनाकर जान रहे होंगे कि एक्चुअल में रिकर्जन काम कैसे करता है। हमें डेफिनेशन सबको पता होती है, लेकिन डेफिनेशन से काम नहीं चलता। हम जब तक उसको ऐसा ड्राई रन करके ना देख रहे हो, मैनुअली हमें समझ में ना आए कि एक एक पॉइंट पे कहाँ पर हमारा रिकर्जन कैसे काम कर रहा है, कैसे हमारा हेड रिकर्जन होता है, कैसे हमारा टेल रिकर्जन होता है, उन सब के ऊपर हम अच्छे से बात कर रहे होंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग जल्दी से शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हमने अपने पीडीएफ नोट्स खोले हैं जो मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, जिसमें हमने बेसिक सिंपल रिकर्जन की डेफिनेशंस रखी है। जितना भी रिकर्जन के लिए थ्योरी इंपॉर्टेंट है वो सब हमने इसमें कवर करने का ट्राई किया है। सो अगर मैं बात करूँ व्हाट इज़ रिकर्जन एज अ डेफिनेशन, तो रिकर्जन क्या है, इज़ अ प्रोग्रामिंग टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ। इतना हमें सबको पता है कि रिकर्जन का कहीं ना कहीं मतलब ये होता है कि एक फंक्शन खुद को ही बार बार कॉल कर रहा होता है, उसको हम रिकर्जन कहते हैं। क्यों कर रहा होता है? क्योंकि उसको एक बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को एक छोटी से स्मॉलेस्ट प्रॉब्लम में ब्रेक करता है। रिकर्जन का मेन काम क्या है? वही एक बड़ी प्रॉब्लम को एक छोटी प्रॉब्लम में बना देना और उसको बार बार अपने उसी फंक्शन को सिमिलरली बार बार कॉल करते रहना। हमारी ये सिंपल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हमें रिकर्जन इतना समझ में आता है। अगर मैं पूछूँ वाई यूज रिकर्जन, तो ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम इनटू स्मॉलर पार्ट्स। मैंने जैसे बोला कि कोई भी बड़ी प्रॉब्लम है उसको हम ट्राई करेंगे छोटी छोटी पार्ट्स में बना दें, एंड देन उन छोटे पार्ट्स को बार बार खुद से कॉल करते रहें, उस फंक्शन को हम बार बार कॉल करते रहें। ये हमारा रिकर्जन का काम है। मेक कोडर क्लीनर फॉर प्रॉब्लम लाइक फिबोनाची और फैक्टोरियल वगैरह जो है, इसके थ्रू भी हम अपना जो कोड है उसको क्लीन करते हैं, क्योंकि रिकर्जन के थ्रू हम मल्टीपल लाइंस को हम बहुत ही स्मॉलर लाइन में लिख रहे होते हैं, तो उसकी वजह से हमारा कोड भी क्लीन हो जाता है। थर्ड पॉइंट बोलो तो एसेंशियल इन एल्गोरिदम लाइक ट्री ट्रैवर्सल और बैक ट्रैकिंग, हम डीपी बोलेंगे, डायनेमिक प्रोग्रामिंग है, जो हमारे डीएसए की बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, वो रिकर्जन के थ्रू ही हमें होते हैं। अगर हमें रिकर्जन नहीं आता तो उनको हम अच्छे से नहीं समझ सकते, वो उसी का एडवांस कंसेप्ट होता है। तो उसमें हम अपने एल्गोरिदम के थ्रू, हम ये सारी चीज़ों के थ्रू उस डीएसए के कंसेप्ट को समझ पा रहे होते हैं। सो इसलिए हमने इतना समझ लिया। अगर मैं बात करूँ स्ट्रक्चर ऑफ रिकर्जन की, कि रिकर्जन का स्ट्रक्चर क्या है, सिंपल हम फंक्शन बनाते हैं। हमने फंक्शन अपना बनाना सीखा है, उसके टाइप्स वगैरह सब सीख चुके हैं हम अपनी प्लेलिस्ट में सीखी। तो अभी हम जानते हैं कि हमने यहाँ पर एक फंक्शन बनाया, उसमें दो चीज़ इंपॉर्टेंट होती है रिकर्जन के लिए। एक तो ये कि हम फंक्शन को रिकर्सिव कॉल देते हैं, फंक्शन के अंदर ही हम फंक्शन को कॉल करते रहते हैं। एक बार हमारा ये फंक्शन बाहर से कॉल होगा, जैसे कि हम अपने नॉर्मल एक यूजर डिफाइंड फंक्शन को करते हैं, देन उस फंक्शन के अंदर ही हम सेम फंक्शन को बार बार कॉल देते रहेंगे। तो अब जब हम बार बार कॉल दे रहे हैं तो उसको रुकना कहाँ है, ये उसको एटलीस्ट बताना पड़ेगा। जैसे कि हम स्ट्रिंग में जानते हैं, स्ट्रिंग में हमारा कंपाइलर बार बार ऐसे कंटिन्यूस मेमोरी पे चेक करता है, मेमोरी में कहाँ पर हमारा जो कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग है वो स्टोर हो रहा है, तो हम लास्ट में नल कैरेक्टर लगा देते हैं ताकि हमारे कंपाइलर को पता चल जाए कि हमारा स्ट्रिंग यहाँ पे रुकेगा। सिमिलरली हमें यहाँ पर भी कंपाइलर को बताना पड़ेगा, उस कॉल को बताना पड़ेगा कि कब तक कॉल होनी है। एटलीस्ट ऐसे तो इनफाइनाइट लूप हो जाएगा, हमारा सेगमेंटेशन फॉल्ट करके एरर थ्रो कर रहा होगा कि हमें कब जाकर रुकना है, तो उसको बोलते हैं हम बेस कंडीशन, यानी कि बेस केस। बेस केस क्या होते हैं? कुछ ऐसे केस होते हैं जहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है, जो हमारा लॉजिक हमको बिल्ड करना है या फिर एग्जीक्यूशन कराना है, वो एग्जीक्यूशन जहाँ पर कंप्लीट हो रहा हो उसके अकॉर्डिंग हम एक कंडीशन बनाते हैं, एंड देन हम वहाँ पर रिटर्न करा रहे होते हैं, वहाँ पर अपने एग्जीक्यूशन को, अपने प्रोग्राम को स्टॉप कराते हैं और बताते हैं इनडायरेक्टली कि बस अब कॉल नहीं करना है, यहाँ तक ही कॉल करनी थी। तो हमारे दो ही की टर्म्स हैं। नंबर वन है बेस केस। बेस केस क्या है? यानी कि कंडीशन दैट स्टॉप द रिकर्जन, कि रिकर्जन स्टॉप कहाँ होना है वो कंडीशन हमको पता होनी चाहिए, अदरवाइज वो इनफाइनाइट में जा रहा होगा। एंड द सेकंड है रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस कि हमको कॉल तो देना है, लेकिन उस कॉल में हमें बार बार सेम वैल्यू देने पर सेम आउटपुट मिलेगा, जो हमें नहीं चाहिए। हम चाहते हैं कि हर बार कॉल हो रही है, इसका मतलब हमारा जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होता जाए। तो उसी के अकॉर्डिंग हम रिकर्सिव केस बनाते हैं, जो फंक्शन कॉलिंग इटसेल्फ विद अ स्मॉलर इनपुट, यानी कि अब धीरे धीरे वो इनपुट जो है वो चेंज होता रहता है, अपडेट हो सकता है, स्मॉलर इनपुट भी हो सकता है, बिगर इनपुट भी हो सकता है, एज अकॉर्डिंग टू आर कि हमारी कैसी स्टेटमेंट है, हमारा क्या कंडीशन है, कि हम क्या एग्जीक्यूशन कराने वाले, परफॉर्म क्या करा रहे हैं, उसके हिसाब से हम अपने रिकर्सिव केस में उस फंक्शन को कॉल करते हुए अपना डेटा इनपुट करा रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैरामीटर्स एंड आर्गुमेंट्स। सो इतना हमें समझ में आया कि एक्चुअल में उसका स्ट्रक्चर क्या है। सिंपल फंक्शन के अंदर हमको उसी फंक्शन को कॉल देना है रिकर्सिवली, एंड देन हमें उसको रोकने के लिए उसे कंडीशन बतानी है, बेस कंडीशन, कि कहाँ पर मेरा रिकर्जन स्टॉप होने वाला है। इतना हम समझ चुके हैं।
अब मैं बात करती हूँ टाइप्स ऑफ रिकर्जन की, जो मेजर इंपॉर्टेंट रोल है। क्यों? क्योंकि ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमसे एग्जाम्स में और इंटरव्यूज़ में अगर डायरेक्टली थ्योरी वाले में हो तो वो पूछ ली जाती है, हमें नहीं पता। जैसे रिकर्जन में हमारे 2 टाइप्स हैं, एक तो डायरेक्ट रिकर्जन होता है और एक इनडायरेक्ट रिकर्जन होता है। तो इस वीडियो में हम पूरे अच्छे से डायरेक्ट रिकर्जन को समझ रहे होंगे, ड्राई रन करके देख रहे होंगे हम एक एक प्रोग्राम को, ताकि हमें समझ में आ रहा हो कि हमारी रिकर्सिव कॉल का काम क्या हो रहा है, कैसे हमारा इनपुट और आउटपुट डिफरेंट आ रहा है, कैसे हमारी जो रिकर्सिव कॉल है एक्चुअल में वर्क करती है। हम यहाँ पर हेड रिकर्जन, टेल रिकर्जन एंड ट्री रिकर्जन के बारे में समझ रहे होंगे। तो अगर मैं सिर्फ इन शॉर्ट में बोलूँ जस्ट थ्योरी में, देन हम अपने प्रैक्टिकल के थ्रू समझने ही वाले हैं। तो हेड रिकर्जन क्या काम करता है? हेड रिकर्जन का काम है रिकर्जन कॉल इज़ एट द स्टार्ट। इट मीन्स कि मुझे फंक्शन के अंदर जब रिकर्जन कॉल देना होता है उसी फंक्शन को, तो वो पहले होता है। देन हमारा जो भी लॉजिक हमें एग्जीक्यूट कराना है, जो भी स्टेटमेंट हमें एग्जीक्यूट करानी है, वो हम उस कॉल के बाद कराते हैं। तो दैट इज़ हेड रिकर्जन। हेड रिकर्जन मतलब सबसे पहले रिकर्जन कॉल होगा जो अंदर हमारा रिकर्जन केस है, देन हमारा लॉजिक हमारे स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हो रहा होगा। टेल रिकर्जन उसका जस्ट अपोजिट है कि जब भी हमें जो प्रिंट कराना है, जो भी हमें एग्जीक्यूशन कराना है, वो हम पहले कराएंगे, उसके बाद में हम क्या करते हैं, रिकर्जन कॉल एट द एंड। फिर हमारा जो रिकर्जन केस है वो लास्ट में हो रहा होगा, तो वो टेल रिकर्जन होता है। एंड द थर्ड वन होता है हमारा ट्री रिकर्जन, जो हमारे इनडायरेक्ट में डायरेक्ट रिकर्जन के अंदर आता है। थर्ड टाइप वो है मल्टीपल रिकर्सिव कॉल इन अ बॉडी, यानी एक ही फंक्शन में हम मल्टीपल फंक्शन को कॉल देते हैं। उसी फंक्शन को कॉल दे रहे हैं, सेम फंक्शन को, बट मल्टीपल टाइम्स डिफरेंट इनपुट के साथ। हम सेम इनपुट से देंगे तो कुछ मतलब नहीं बनता, क्योंकि सेम आउटपुट मिल रहा होगा। तो हम एक ही फंक्शन बना रहे होंगे यहाँ पर, और उसी फंक्शन को हम मल्टीपल टाइम्स, उसी फंक्शन को सेम रिकर्सिवली कॉल कर रहे होंगे विद डिफरेंट इनपुट। तो वो हमारा होता है ट्री रिकर्जन के अंदर आ रहा होता है। फोर्थ जो इनडायरेक्ट रिकर्जन है वो होता है फंक्शन कॉल अनदर फंक्शन। एक फंक्शन के अंदर हम किसी दूसरे फंक्शन को कॉल करते हैं और इनडायरेक्टली वो वाला फंक्शन हमारे पहले वाले फंक्शन को कॉल करता है। बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा है ना? डोंट वरी, इसके ऊपर भी हम अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, तो बहुत ईजी जाएगा। अभी हम इन तीनों को अच्छे से समझते हैं ताकि आप जल्दी से समझ पाए कि रिकर्जन इतना टफ भी नहीं है जितना हमें देखने में लगता है। चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि मैंने एक प्रोग्राम बनाया है प्रिंट रिवर्स के नाम से। प्रिंट रिवर्स क्या कराना है, हमें यहाँ पर n to 1 नंबर्स रिटर्न कराने हैं। यानी कि एक नंबर होगा जो हम यूजर से इनपुट करा रहे होंगे, एंड देन उसे रिवर्स कराएंगे। जैसे कि 10 रिटर्न किया तो 10 से लेकर 1 तक हमारे नंबर प्रिंट हो रहे होंगे। इसके थ्रू हम समझेंगे कि हमारे जो टाइप्स हमने देखे हैं वो एक्चुअल में कैसे काम करते हैं। तो पहले हम प्रोग्राम समझते हैं, देन हम उसका मीनिंग समझ लेंगे कौन से टाइप का ये रिकर्जन है। तो सिंपल मैंने यहाँ पर एक मेन फंक्शन लिया, इतना हमारा जो सी है ये इतना सिंटेक्स फॉलो करता है। तो अब मैं यहाँ पर क्या करने वाली हूँ, मुझे सिंपल करना है प्रिंटफ। यहाँ पर मैं लिखूँगी एंटर अ नंबर, डन। तो यहाँ पे मेरा जो यूज़र है वो नंबर इनपुट करेगा, तब मुझे अब उसके हिसाब से ही मुझे क्या लेना है। अब यहाँ पे मैं यूज़ करने वाली हूँ %d, एंड %d के बाद मुझे एक वेरिएबल होगा जो मैं ऊपर बना रही होंगी, जिसको मैंने सपोज अभी के लिए मान लिया कैपिटल N। ओके, तो यहाँ पे मेरा कैपिटल N एक वेरिएबल है जो मुझे ऊपर बनाना होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, एक वेरिएबल बनाया int n, जो यूज़र इनपुट करने वाला है, डन। अब मैं क्या चाहती हूँ कि ये जो नंबर मेरा n है उस n से लेकर मेरे 1 तक नंबर सारे प्रिंट हो रिवर्स में, बट किसका यूज़ करके, यूजिंग रिकर्जन। तो रिकर्जन के लिए मुझे यहाँ पर एक फंक्शन बनाना होगा। तो मैंने सपोज उसका टाइप रखा वॉइड, मैं कुछ रिटर्न नहीं कराने वाली, वॉइड टाइप का बना रही हूँ। अब मैंने उसका नाम दिया प्रिंट रिवर्स, ठीक है। प्रिंट रिवर्स देने के बाद मैंने उसमें एक पैरामीटर लिया इंट n, जिसमें मैं आर्गुमेंट पास करा रही होंगी अपना, ठीक है। अब मुझे क्या कराना है, मैंने रिकर्सिव कॉल के लिए मैंने समझाया आपको कि रिकर्सिव कॉल के लिए क्या करते हैं, हम सेम फंक्शन को कॉल देते हैं। तो यानी कि मैं अपने इसी फंक्शन को कॉल दूंगी, प्रिंट फंक्शन को, बट डिफरेंट इनपुट के साथ। तो अब हमें ये समझना है कि इसमें डिफरेंट इनपुट क्या होने वाला है। पहले तो हमें ये जानना है कि जब ये होगा तो हमारा कौन फंक्शन कॉल करेगा, मेन के अंदर कॉल हो रहा होगा, यहाँ पे हम कॉल करेंगे। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब हमें ये समझ में आ रहा है कि अगर मैं प्रिंट रिवर्स फंक्शन को अपने मेन फंक्शन से कॉल दूंगी तो वो डायरेक्ट ऊपर जाएगा इस फंक्शन के पास, और इस फंक्शन के बाद मैं यहाँ पर नीचे एक लाइन दे देती हूँ printf करके, और वहाँ पर उसी नंबर को प्रिंट करा लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूँगी, लेकिन ये तो सेम नंबर प्रिंट करता रहेगा। तो मुझे क्या करना है, इसी फंक्शन को कॉल तो देना है बार बार, लेकिन अब सेम नंबर प्रिंट नहीं कराना, मुझे उससे कम कराना है। सपोज यहाँ पर जो कैपिटल N है उसकी वैल्यू क्या है, 10 है। तो अगली बार वो प्रिंट क्या करे, 9 करे, उसके बाद क्या करे, 8 करे। तो हर बार क्या हो रहा है, एक -1 हो रहा है। तो मुझे यहाँ पर इनपुट भी उससे कम देना पड़ेगा, कुछ डिफरेंट इनपुट देना होगा। तो अगर मैं यहाँ पर ये जो प्रिंट रिवर्स मेरा फंक्शन है, मैं इसी फंक्शन को कॉल करूँ और इस बार आर्गुमेंट में दे दूँ n-1, एंड देन फिर से वो फंक्शन कॉल हो, एंड देन फिर से मेरा प्रिंट जो है वो यहाँ पर अपने वही n वाले के अंदर उसको कॉल प्रिंट करके देगा। तो इस बार क्या वैल्यू हो रही होगी, मेरी n की वैल्यू जो पहले थी उससे एक कम, सिमिलरली चलती जाएगी। तो चलिए करके देखते हैं। तो मैंने क्या किया, मैंने किया printf,
और यहाँ पर सबसे पहले मैं लिखवाया %d/n दिया ताकि मेरी नेक्स्ट लाइन मिले मुझे, एंड कॉमा करके मैंने यहाँ पे प्रिंट करा दिया अपना n, जो ये मेरा आर्गुमेंट ऊपर से मुझे मिल रहा है। इस पैरामीटर में जो भी वैल्यू आ रही होगी मैं यहाँ प्रिंट करा रही होंगी, तो सिंपल ये प्रिंट होता रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब मैं इस फंक्शन को कॉल दूंगी उससे मिनिमम वाले से, ताकि अगली बार मेरे कैपिटल N में n-1 जा रहा हो, जो भी पहले की वैल्यू थी उसमें से एक कम हो जाए। तो अब क्या होता जाएगा, अब मेरी वैल्यू जो भी यूज़र प्रिंट करेगा उससे एक कम बार बार प्रिंट होती रहेगी, क्योंकि रिकर्सिव कॉल कर रही हूँ मैं, बार बार उसी फंक्शन को कॉल कर रही हूँ। तो एक काम करते हैं, जल्दी से यहाँ पे प्रिंट करा लेते हैं इसको। मैं यहीं पर प्रिंट रिवर्स को कॉल देती हूँ और इसके अंदर पास कर देती हूँ अपना n जो यूज़र देगा। ठीक है, अभी इसको रन करके देखते हैं। तो हमसे क्या पूछा उसने बोला एंटर अ नंबर, सपोज मैंने यहाँ पर दिया 10, और अब मैं देखूंगी तो ओ माय गॉड ये तो इनफाइनाइट जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा एक ही फंक्शन जो है यहाँ पर, अभी पहले इसको रोकते हैं। ठीक है, इंटरप्ट किया इसको हमने, टर्मिनेट हो गया हमारा प्रोग्राम। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो क्या हो रहा है, बार बार मेरा फंक्शन अपने आप को ही कॉल करे जा रहा है और हर बार वैल्यू कम होती है। इस बार n में सपोज 10 थी जो मैंने दी, तो पहले 10 प्रिंट किया, फिर n-1 हो गए, तो इस बार n में मेरे पास 9 चला गया, फिर ऐसे ही सिमिलरली मेरे पास 10 के बाद 8 चला गया, फिर 7 चला गया, और वो जाता ही गया -1 -2। देन हमने देखा कि वो इनफाइनाइट लूप चल रहा है, और कब तक जाएगा, जब मैक्सिमम लिमिट रीच आउट हो जाएगी तो सेगमेंटेशन फॉल्ट करके ऐसे एरर आ जाएगी। तो हमें अभी क्या करना है, हमारा जो मेन की टर्म्स हमने दो पढ़े थे, एक तो रिकर्सिव केस और एक बेस केस। तो रिकर्सिव केस तो हमने कर दिया रिकर्सिवली कॉल करके, अब हम उस रिकर्सिव कॉल को रोकने के लिए एक बेस केस लगाएंगे, जिसके थ्रू हमें पता चल रहा होगा कि हमारा रिकर्जन कहाँ रुकेगा, हमसे ज़्यादा हमारे कंपाइलर को पता चलेगा। तो हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो मेन चीज़ है वो कब रुके, कब ब्रेक हो हमारा ये जो कॉलिंग कर वाला फंक्शन है, कब? क्योंकि मैं कुछ भी नंबर हो n जो भी हो वो सिर्फ 1 तक ही प्रिंट होना चाहिए। यानी कि अगर n की वैल्यू 1 हो जाती है तो उसके बाद वो डायरेक्ट रिटर्न कर दे, है ना। अगर n से बड़ी वैल्यू है, अगर 0 पे हम करते हैं क्योंकि हमें 1 में प्रिंट कराना है, तो अगर n की वैल्यू 0 है तो हम क्या चाहते हैं, वो वहीं पे जाकर बंद हो जाए, हमारा जो कॉलिंग फंक्शन है वहीं पर जाकर वो रिकर्जन जो है स्टॉप हो रहा हो, वो बार बार उसको कॉल ना कर रहा हो। तो हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर एक बेस केस लिखेंगे। तो बेस केस लिखने के लिए मैं यहाँ पर लिखूँगी सिंपल, ऊपर चेक कर रहा होगा कि इफ़ n इक्वल टू 0, अगर मेरा जो है n की वैल्यू 0 हो जाती है तो डायरेक्ट क्या कर दे, वो यहाँ पर रिटर्न करा दे। रिटर्न क्या करेगा, मेरे प्रोग्राम को यहीं पर इंटरप्ट कर देगा, टर्मिनेट कर देगा। अब वो नीचे के फंक्शन पे जा ही नहीं रहा होगा, नीचे प्रिंट ही नहीं हो रहा होगा। तो जब तक मेरे n की वैल्यू 0 से बड़ी है तब तक ही, अगर जैसे ही 0 हुई तो क्या हो जाएगा, मेरा फंक्शन खत्म हो जाएगा। मेरे इस फंक्शन के कॉल से वापस आकर हम वापस से अपने मेन में आएंगे, और देन मेन में रिटर्न 0 हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के पास जा रहा होगा। इतना हमको समझ में आया। तो चलिए इस बार अब इसको रन करके देखते हैं। NC, इसने हमसे पूछा कि एंटर अ नंबर, तो इस बार मैंने किया 10। NC, हमारे पास रिवर्स नंबर प्रिंट हो गए 10, 9, 8 से लेके 1 तक। सेम मैंने अगेन किया, और इस बार मैंने किया 3, तो 3, 2, 1। तो एक काम करते हैं, इसको पहले ड्राई रन करके देखते हैं कि एक्चुअल में काम कैसे कर रहा है, ताकि हमको समझ में आए बेसिक में कि ये जो रिकर्सिव कॉल है वो कैसे कॉल हो रही है। जस्ट फंक्शन को कॉल कर रही है तो टेल और हेड का क्या मतलब है वो समझाते हैं। तो ड्राई रन करने के लिए हमने क्या किया, नॉर्मल अपना मेन फंक्शन लिया है और उसी फंक्शन को बार बार लिखा है, ताकि हम देखें कि रिकर्सिवली कॉल कैसे हो रहा है। तो सबसे पहले क्या होता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेन कॉल को करेगा, हमारा मेन फंक्शन कॉल होता है। देन सिंपल हमारा यूज़र ने यहाँ पे इनपुट दिया, हमने स्कैनएफ के थ्रू उसको लिया। देन हमारे यहाँ से प्रिंटफ फंक्शन से हमने इसी ऊपर जो फंक्शन था हमारा उसको कॉल किया। तो जैसे उसको कॉल करेंगे, सपोज हमारे पास यहाँ पर हम n इक्वल टू क्या रख रहे हैं, n इक्वल टू 3 रख रहे हैं कि यूज़र n 3 से लेकर प्रिंट कराना चाहता है। तो यहाँ पर इसके पास क्या गई वैल्यू, 3 चली गई। ठीक है, अब जैसे ही वो 3 गई तो उसने यहाँ पर चेक किया, सबसे पहले ये यहाँ पर वो चेक कर रहा होगा कि n इक्वल टू क्या 0 है, नहीं वो क्या है 3 है। तो वो यहाँ पर नहीं जाएगा, नीचे आएगा और डायरेक्ट प्रिंटफ वाली कंडीशन प्रिंट हो रही होगी। तो यहाँ पर अगर मैं अपना आउटपुट देखूँ तो मेरे पास क्या आएगा, 3 आएगा। ठीक है, जैसे ये प्रिंट हो रहा है, प्रिंट होने के बाद फिर से क्या हुआ, मैंने इसी फंक्शन को कॉल किया, तो ये फंक्शन फिर से कॉल हुआ, ये इसी को कॉल कर रहा है तो हमने नीचे लिया। अभी वापस से कॉल हुआ तो अब इस बार n-1 से हो रहा है। तो हमारे पास n की वैल्यू क्या थी, 3 थी, तो 3-1 से हुआ। तो इस बार n की वैल्यू क्या है, 2 है। फिर से वो चेक करेगा तो क्या 2 0 के बराबर है, नहीं है। तो ये कंडीशन नहीं चली, वापस से हम प्रिंट पे आए और इस बार हमारे पास 2 प्रिंट हुआ। एंड देन फिर से हमारा प्रिंटफ जो फंक्शन है उसने फिर से कॉल दे दिया, लेकिन किसके साथ, n-1 के साथ। तो इस बार 2-1 करके हमारा इनपुट गया, तो फिर से वो फंक्शन कॉल हुआ, बट इस बार मेरा n में क्या गया, इस बार मेरे n में गई है वैल्यू 1। तो इस बार वो चेक करेगा क्या आपकी n की वैल्यू 1 है, वो 0 है, ये वाली चेक की, नहीं हमारे n की वैल्यू 1 है। तो फिर से ये नहीं चला, फिर से हमारे पास प्रिंटफ फंक्शन है, देन फिर से हमारे n की वैल्यू 1 थी, वो प्रिंट हो गई। वापस से हमने इस फंक्शन को कॉल किया
n-1 यानी 1 - 1 यानी 0 के साथ। तो इस बार मेरे पास इस n में क्या आया, 0 आया और ये फंक्शन कॉल हो गया। तो इस फंक्शन के कॉल होने के बाद अब इसने फिर से चेक किया क्या n की वैल्यू 0 है, हाँ है। इस बार हमारी ये जो बेस केस कंडीशन है वो ट्रू हो गई। जब ये ट्रू हो गई तो यहीं से क्या हुआ, टर्मिनेशन हो गया, रिटर्न करा दिया, यानी कि हमारा जो प्रोग्राम है वो टर्मिनेट हो गया। जब प्रोग्राम हमारा टर्मिनेट हो जाता है तो उसके नीचे कितनी भी लाइन्स हो वो नहीं एग्जीक्यूट होती। तो इसका मतलब एग्जीक्यूशन नहीं हुआ, डायरेक्टली हमारा रिटर्न होने के बाद वापस कहाँ जाता है, जब फंक्शन रिटर्न करता है जहाँ से उसे कॉल किया गया था। तो यानी कि अब ये वापस जाएगा इसके पास, इधर से कॉल हुआ था और इसी को कॉल करने वाला पीछे क्या था, ये यहाँ जा रहा होगा, जिसमें इस बार n की वैल्यू क्या है, 1 है, इसके पास n की वैल्यू 2 है। फिर से इसने वापस इस पे गया। अब यहाँ पर हमारे पास देखा कि यहाँ पे कुछ नहीं है प्रिंट करने को, तो यहाँ पर भी वापस रिटर्न किस पे जाएगा, मेन फंक्शन पे। क्यों, क्योंकि मेन ने उसको कॉल किया था। जब हमारा प्रोग्राम जो फंक्शन है वो एग्जीक्यूशन कंप्लीट करता है तो डायरेक्टली वहाँ पर जा रहा होता है जहाँ से उसे कॉल किया जाता है। तो हमारा जैसे ही मेन पे आया, इसका काम खत्म हुआ, देन हमारा नेक्स्ट लाइन पे आएंगे और जहाँ पर है रिटर्न 0, तो जो रिटर्न 0 हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को बोलेगा कि आपका प्रोग्राम सक्सेसफुली रन हुआ। और इसी तरह से हमारा आउटपुट 3 से 3 to 1 प्रिंट हो रहा होगा। तो इसी को बोलते हैं हम रिकर्जन कॉल, मतलब कि हम 1 by 1 उसी फंक्शन को कॉल देते रहते हैं एंड देन वापस से फिर टर्मिनेशन में फिर वापस से उसी फंक्शन पे वो कॉल जाता है। जैसे ही प्रोग्राम खत्म, हमारा फंक्शन खत्म, वापस से वो दूसरे फंक्शन पे जाएगा फिर अपडेटेड वैल्यू के साथ। जैसे यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी, 0, तो जब प्रोग्राम खत्म हुआ तो फिर वापस से गया। अगर इस बार इसके नीचे हमने कुछ स्टेटमेंट दी होती तो n की वैल्यू इस बार 0 होती, क्योंकि वो वापस से कॉल से n की वैल्यू अपडेटेड वैल्यू लेके जा रहा होता। तो हमने ये समझा कैसे स्टेप्स बाय जा रहे हैं। चाहे n की वैल्यू 3 की जगह 5 ले तो 5 टाइम्स वो कॉल हो रहा होगा। तो इसको बोलते हैं हम टेल रिकर्जन। टेल रिकर्जन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर प्रिंटफ पहले करा रहे हैं। मैं अगर सिंपल तरीके से आपको बताऊं तो हमने यहाँ पर जो हमें प्रिंट कराना है या फिर हमें एग्जीक्यूशन कराना है, हम देख सकते हैं सबसे पहले हमने यहाँ पर वो स्टेटमेंट लिखी जो हमें प्रिंट करानी है, उसके बाद में हमने रिकर्सिव कॉल दी है। तो यही हमने जाना था अभी टाइप्स में कि टेल रिकर्जन में हम क्या कर रहे होते हैं, हमें जो भी लाइन नंबर ऑफ स्टेटमेंट करानी है, अपना वर्क कराना है, वो हम पहले कराते हैं, देन एट द एंड हम रिकर्सिव कॉल देते हैं। सिमिलरली यहाँ पर भी हमने वही किया हुआ है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं हम टेल रिकर्जन। तो डेफिनेटली हमने यहाँ पर टेल रिकर्जन समझ लिया। टेल रिकर्जन क्या होता है, जो भी हमको प्रिंट कराना है वो पहले प्रिंट करा लिया, वापस वाली हमने हेड वाले में उसमें नहीं लिया कि पहले हमने कॉल किया फिर प्रिंट करा रहे, नहीं, पहले जो वैल्यू आई उसको प्रिंट कराया, फिर हमने दूसरी वैल्यू चेंज करी, फिर वैल्यू जो थी वो प्रिंट कराई, फिर हमने वैल्यू चेंज करी। वैल्यू चेंज करते जाते हैं जितनी बार कॉल देते हैं। तो दिस इज कॉल्ड द टेल रिकर्जन। हमें समझ में आया। चलिए, तो अगर हम अपने यहाँ पे नोट्स पे आएंगे तो मैंने ये सेम चीज़ लिखी है आपको कि प्रिंट रिवर्स क्या करा रहा है। सिंपल तरीके से हमने यहाँ पर इसको रिकर्सिवली कॉल किया है और यहाँ पर हमने यहाँ पे n की वैल्यू 5 पास किया, यानी 5 से लेके 1 तक हमें रिवर्स में नंबर प्रिंट कराने। तो सेम चीज़ यहाँ पर हमने बेस कंडीशन दी है n = 0, जहाँ पर हमारा जो प्रोग्राम है रिकर्सिव कॉल को स्टॉप करने का काम करता है। हमारी मेमोरी में कैसे काम कर रहा है कॉल स्टैक, तो वो समझते हैं। हम जानते हैं हमारा स्टैक क्या है, ये हमारे पास स्टैक होती है। स्टैक इज़ लाइक पाइल ऑफ बुक्स, जैसा मैंने बताया। आप बोल सकते हो एक सीडी हमारी पड़ी होती है ना, ये लीफो करता है, लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले निकलता है। ये सपोज एक हमारे पास स्टैक है, तो इसमें जो भी चीज़ पहले हो रही होगी, सबसे पहले क्या, मेन फंक्शन कॉल होता है, ठीक है। मेन फंक्शन कॉल होने के बाद हमारा जो प्रिंट रिवर्स है वो कॉल होगा, बट 3 के थ्रू। फिर उसके बाद क्या कॉल हो रहा होगा, प्रिंट रिवर्स 2 कॉल हो रहा होगा, प्रिंट रिवर्स 1, मतलब वो तब तक कॉल जो सबसे पहले कॉल हो रहा है वो सबसे बाद में निकलेगा। यानी कि हमने जैसे ही अगर प्रिंट रिवर्स को 3 के साथ कॉल किया, फिर उसके बाद 2 के साथ कॉल किया, फिर 1 के साथ कॉल किया, जैसे ही हमारा बेस केस हुआ, टर्मिनेशन खत्म हुआ, तो ये ही सबसे पहले एग्जीक्यूट हुआ, खत्म कंप्लीटली फाइनली। देन ये बाहर हुआ, फिर उसके बाद ये बाहर जाएगा, फिर ये बाहर जाएगा। तो मेमोरी में रिटर्न, जब हमारा रिटर्न जो सबसे लास्ट में आता है वो सबसे पहले रिटर्न कर रहा होता है। सबसे पहले हमारा स्टैक में क्या हो रहा होता है, उसका एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा होता है एंड वापस से वो उसी फंक्शन पे आता है जिसने उसे कॉल किया था और फिर उसको टर्मिनेट करते हैं। देन वो रिटर्न जो हमारा 0 है वो रिटर्न कर रहा होता है। तो इस तरह से हमारे मेमोरी में जो है हमारा रिकर्जन काम करता है। जैसे हमारे फंक्शन करते हैं कि मैंने यहाँ पर फंक्शन बनाया, सिंपल मेरा मेन फंक्शन कॉल हुआ, मेन फंक्शन के थ्रू मैंने फंक्शन 1 कॉल किया, ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर फंक्शन 2 कॉल किया, फिर फंक्शन 3 कॉल किया। तो जब तक मेरा फंक्शन ये 3 नहीं एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगा, मेरा फंक्शन 2 नहीं हो रहा होगा। इसके एग्जीक्यूशन के बाद फिर फंक्शन 2 होगा, देन 1 होगा, देन हमारा मेन होगा। क्योंकि इन्होंने आपस में कॉल किया है तो ये वापस से उस फंक्शन पे जाएंगे जिन्हें इन्होंने कॉल किया था और फिर वो रिटर्न कर रहे होंगे। तो ये हमारी मेमोरी में इस तरह से हमारे जो रिकर्सिव फंक्शंस हैं वो कॉल हो रहे होते हैं। हम इसको ट्री के थ्रू भी समझ सकते हैं, डायग्राम के थ्रू भी समझेंगे। अभी और अच्छे क्वेश्चन करते हैं, देन हम उसको और अच्छे से ड्राई रन करेंगे। मैं एक काम करती हूँ, मैंने एक और फाइल बनाई प्रिंट फॉरवर्ड के नाम से और सेम को कॉपी पेस्ट कर लिया, सेम कोड। अब क्या कराना है हमें, प्रिंट n to 1 की जगह मैं कराने वाली हूँ प्रिंट 1 to n।
तो यहाँ पर मेरे पास क्या होने वाला है, इस बार सिंपल 1 से लेके n तक मेरे नंबर प्रिंट होंगे। तो एक काम करते हैं, मैं इसका फंक्शन का नेम भी बदल देती हूँ, इसका नाम करती हूँ प्रिंट फॉरवर्ड, और ये क्या हमने कॉपी पेस्ट, जहाँ जहाँ है सब जगह हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो यूज़र से हमने सिंपल नेम लिया, यहाँ पे एंटर कराया और सेम चीज़ हमने फंक्शन कॉल किया, वो ऊपर जाएगा। बट यहाँ पर थोड़े से चेंजेस होने वाले हैं, क्यों? क्योंकि ये तो हमारा रिवर्स में जाता तो -1 एक स्मॉलेस्ट वैल्यू दे रहे थे, बट अभी हमें फॉरवर्ड में जाना है। अगर किसी ने 1 प्रिंट n प्रिंट किया है 5, तो मुझे 1 से 5 तक प्रिंट कराना है, 1 2 3 4 5, तो इंक्रीमेंट हो रहा है। तो इस बार मेरा जो यहाँ पर इनपुट होने वाला है वो इंक्रीज होना चाहिए। तो अब हम इसको पहले दूसरे डेप्थ में जाते हैं। अगर मैं इसी की बात करूँ कि जब ये रिवर्स कर रहा था, यहाँ पर मेरे n की वैल्यू क्या थी, तो यहाँ पर मेरी n की वैल्यू क्या थी 3 थी, हमने 3 से 2 तक बन गया। यहाँ पर मेरे n की वैल्यू क्या हो गई थी 2, एंड देन यहाँ से हम डायरेक्ट इस पर गए थे, तो हमारे पास n की वैल्यू क्या हो गई थी 1, एंड यहाँ पर n की वैल्यू क्या थी 0। तो मुझे अभी 3 से 3 2 1 मैंने प्रिंट कराया, 0 पे मेरा क्या था, बेस कंडीशन था। अभी वही चीज़ प्रिंट करानी है लेकिन अपोजिट करानी। इस बार मेरा 1 2 एंड 3 प्रिंट होना चाहिए। अगर n की वैल्यू 3 है, तो यूज़र ने जब n की वैल्यू 3 दी है, तो मेरा 1 2 एंड 3 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि जब हमारा रिवर्स वापस से कॉल आता है, जब हमारा एग्जीक्यूशन कंप्लीट हो रहा होता है, तो हमारा फंक्शन कैसे काम करता है, हमारा फंक्शन करता है कि इस फंक्शन ने इसको वापस से जाएगा जिसने इसे कॉल किया था, और ये जो n की वैल्यू इस बार क्या थी 0, तो n की वैल्यू जीरोस के साथ जाता है, यानी अब अपडेटेड वैल्यू के साथ यहाँ पर जाएगा। तो वापस से मेरे n की वैल्यू इस बार क्या हो गई 1, यहाँ पर जाएगा n की वैल्यू क्या हो गई 2, एंड देन n की वैल्यू 3, और फिर वापस से मेन पे मेरे फंक्शन पे जाकर जहाँ पर इससे कॉलिंग हुआ था वो हो रहा होगा। तो यहीं पे अगर मैं हेड रिकर्जन का यूज़ करूँ, हेड रिकर्जन इज़ लाइक कि पहले रिकर्जन करूँ एंड देन मैं उस लाइन को बैक से प्रिंट कराना शुरू करूँ। नहीं समझ में आया? मैं फिर से एक्सप्लेन करती हूँ। हमें क्या करना है, प्रिंट कराना है सिंपल तरीके से। एग्जीक्यूट करते हैं, पहले इस लाइन को एक छोटा सा एग्जाम्पल दिखाती हूँ कि अगर हमने यहाँ पर जस्ट एक लाइन का इंटरचेंज किया तो क्या मेरा, पहले तो मैं इसी को रन करके देखती हूँ। जस्ट नाम चेंज किया मैंने यहाँ पर और कुछ नहीं किया, तो ये मेरा भी रिवर्स वाला ही चलेगा। तो एंटर नंबर, तो मैंने 5 प्रिंट किया, तो 5 4 3 2 1 हो रहा है क्योंकि कॉपी पेस्ट किया। अभी इस वाली लाइन को, जो मेरा रिकर्सिव टेल था, मैंने उसे हेड कर दिया। हेड मतलब कि पहले कॉल करा, बाद में जो मुझे प्रिंट कराना है वो, एंड देन मैंने प्रिंट किया। अब मैंने 5 एंटर किया एंड सी हमारे पास अभी फॉरवर्ड में प्रिंट नंबर जो है वो प्रिंट हो रहे हैं 1 2 3 4 5। कैसे हुआ ये जादू? जस्ट एक लाइन के इंटरचेंज से। इसी को बोलते हैं हेड एंड टेल रिकर्जन का डिफरेंस। रिकर्जन की पावर ही ऐसी है कि जस्ट लाइन ऊपर नीचे करने से, कॉल्स करने से हमारी जो वैल्यू है वो चेंज हो रही होती है। तो इसको हम समझते हैं, एक काम करते हैं। तो यहाँ पे ड्राई रन करने के लिए मैंने सेम चीज़ ले ली, वही हमारा जो फंक्शन है जिसको रिकर्सिव हम कॉल कर रहे हैं उसको लिया है। मेन फंक्शन आप समझ सकते हो, यहाँ पे मेन होगा जो हमारे इस फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में, ठीक है। इस बार मैंने n की वैल्यू ली सपोज 4, ठीक है। अभी मुझे 1 से लेके 4 तक प्रिंट कराना है। इस बार 1 2 3 4, ठीक है। सेम कोड है, पहले हमारी प्रिंटफ की लाइन ऊपर थी, अभी मेरे प्रिंटफ की लाइन नीचे है। तो एक्चुअल में कैसे एक लाइन इंटरचेंज करने से मेरा नंबर चेंज हो गया। पहले 4 से 1 हो रहा था, अभी 1 से 4 प्रिंट हो रहा है, वो समझते हैं। तो मैं यहाँ देखूंगी, जैसे मेरे n की वैल्यू क्या है 4 है, तो जब वो यहाँ पर जाएगा तो चेक कर रहा होगा n इक्वल टू 4 है, 0 है क्या? नहीं, वो तो 4 है, तो यानी कि लाइन नहीं चलेगी। फिर वो इस लाइन पे आएगा। फिर उसने क्या किया, जैसे ये लाइन हुई तो यहाँ पर हमने तुरंत ही इस फंक्शन को कॉल कर दिया, मेरा प्रिंटफ नहीं चला। तो हमने क्या किया, इस लाइन के थ्रू हम डायरेक्टली इस फंक्शन को फिर से कॉल कर रहे हैं। बट इस बार मेरे n की वैल्यू क्या हो जा रही है, n-1 विच इज़ 3। डन। तो अभी फिर से वो चेक करेगा क्या मेरे n की वैल्यू 0 है, नहीं 3 है, तो वो फिर नीचे वाली लाइन पे जाएगा। फिर से हमने अपने फंक्शन को कॉल किया, तो इस बार मेरा फंक्शन कॉल हो रहा होगा n-1 यानी 3-1 करके, जहाँ पर n की वैल्यू इस बार क्या हो जाएगी 2। फिर वो चेक करेगा क्या n 0 है, नहीं है, तो फिर से नीचे की लाइन पे जाएगा जहाँ मैंने फिर से फंक्शन को रिकर्सिवली कॉल किया है। बट इस बार मेरे n की वैल्यू 2 है, तो वो फिर से ऊपर जाएगा, अपने फंक्शन को कॉल करेगा और n की वैल्यू हो रही होगी मेरी 1 2-1। इस बार भी n इक्वल टू 0 नहीं है, तो नीचे वाली लाइन देखेगी, फिर से कॉल है, देन वो फिर से उसी को रिकर्सिवली कॉल कर रहा होगा। आई नो थोड़ा सा बोरिंग लगता है ना, इतनी बार, बट बहुत ज़रूरी है। जितनी बार हम ड्राई रन करते जाते हैं ना इसको, उतनी अच्छे से हमें समझ में आता है एक्चुअल में रिकर्सिवली काम कैसे कर रहा है। अब कैसे एक चीज़ के अंदर घुस रहे हो, उसको अच्छे से समझ पा रहे हो, यही तो गेम है। तो अब हमारे पास n की वैल्यू क्या है 1 है, यहाँ पर 1 थी, 2-1, एक मिनट, 4-1 3 आया, 3-1 2, 2-1 1 एंड 1-1 यहाँ पर हो जाएगी 0, क्योंकि इस बार 1 की वैल्यू थी, तो ये 0 हुआ। अब ये कंडीशन ट्रू हो गई, n-1 यानी कि 0, तो 0 n इक्वल टू 0 है,
ट्रू है, तो यहीं पर उसने क्या किया, रिटर्न कर दो, नीचे गया ही नहीं। तो अब क्या हुआ, ये तो वर्क करेगा नहीं। अब डायरेक्टली जब रिटर्न करता है तो रिटर्न किधर होते हैं, हमारे फंक्शन वापस से उधर ही जा रहे होते हैं जिन्हें उन्हें बुलाया था। तो इसको किसने बुलाया था, इसको इसने बुलाया था, तो ये वापस से इस पे जाएगा। बट अब वापस से जा रहा होगा तो देखेगा यहाँ पे कॉल हुआ, कहाँ पे कॉल हुआ, मेरा वापस से यहाँ कॉल हुआ था, तो यहाँ कॉल हुआ। अब यहाँ कॉल होने के बाद नीचे की लाइन देखे, कुछ लाइन्स है, हाँ है, ये लाइन है, प्रिंट करा रहा है, क्या कह रहा है कि n को प्रिंट करो। तो मेरे n की वैल्यू यहाँ पर क्या है, n की वैल्यू क्या है, 0 है। तो यहाँ पर वो बाय डिफ़ॉल्ट क्या प्रिंट कर रहा होगा, 0। तो मेरे n की वैल्यू क्या है, यहाँ पर मेरी n की वैल्यू थी इस फंक्शन में 1। इस लोकल फंक्शन जब ये कॉल हुआ, मेरे मेमोरी कॉल स्टैक मेमोरी में ये फंक्शन क्रिएट हुआ था, तब इस n की वैल्यू अपडेट होकर क्या हो गई थी, 1 हो गई थी। तो इस बार जब ये प्रिंट कर रहा होगा तो सबसे पहले मेरे आउटपुट में आएगा 1। उसके बाद कोई लाइन है, नई लाइन है, यानी कि फिर से वापस वही जाएगा जहाँ से कॉल हुआ था। इसको कॉल करने वाला कौन था, यहाँ पर ये कॉल करेगा। तो ये देखेगा क्या इसके नीचे कोई और लाइन है, हाँ है, प्रिंट कराना है। इस बार n की वैल्यू इस लोकल फंक्शन में क्या थी, 2, तो वो प्रिंट हो जाएगी। फिर वापस से वहीं जाएगा जहाँ इसे कॉल किया था, फिर चेक करेगा क्या उसके नीचे कुछ लाइन है जो एग्जीक्यूशन को बाकी है, ये भी है। यहाँ पर n की वैल्यू 3 थी, तो फिर से एग्जीक्यूट होकर क्या आएगा, 3, एंड वापस से वहीं जाएगा जहाँ कॉल हुआ। फिर एक लाइन एग्जीक्यूट करने को बाकी थी जहाँ पर मेरे n की वैल्यू क्या थी, 4, अपडेट होकर, तो मेरे पास 4 आ रहा होगा। और अब इसके बाद वो कॉल वहीं जाएगा जहाँ पर मेरे मेन फंक्शन ने कॉल की, और रिटर्न 0 के थ्रू मेरा पूरा प्रोग्राम यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा होगा। तो इस हिसाब से जस्ट एक लाइन चेंज करने की वजह से मेरा जो प्रिंट ऑफ कर रहा है, मैंने पहले वो प्रिंट कर रही थी जो वैल्यू यहाँ पर n गिवन थी, बट अभी जो ये n है ये इन कॉलिंग फंक्शन के बाद में प्रिंट हो रहा है, अपडेटेड आ रहा है। ये लोकल जो मेरे फंक्शन में अलग से इनकी वैल्यूज़ आती है ना, हम जानते हैं कि कॉल स्टैक में जब फंक्शन बनते हैं तो खुद का लोकल वेरिएबल, उनका लोकल स्कोप होता है। हम स्कोप को अच्छे से पढ़ चुके हैं, हमने वीडियो बनाई है जिसमें स्कोप, लोकल है, ग्लोबल, सब समझे हैं। तो ये हमारा लोकल स्कोप है, तो इसके अंदर हमारी वैल्यू जो n की रहेगी वो अपडेटेड वैल्यू प्रिंट होगी। तो पहले 4 थी, बट जब वापस से आए तो उसकी वैल्यू चेंज होती जा रही है, माइनस में होती है। तो रिटर्न में जब वो प्रिंट कर रहा है कॉलिंग के बाद, तो जो वैल्यू उसमें सेट है, अपडेटेड है, वो प्रिंट हो रही है। तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं हेड रिकर्जन। क्या बोल रहे होते हैं हम इसको, हेड रिकर्जन बोल रहे होते हैं। हमने टेल रिकर्जन समझा था, हेड रिकर्जन भी सेम चीज़ होती है, बस जस्ट अपोज होता है। पहले हम रिकर्जन को कॉल देते हैं, फिर अपना वर्क कराते हैं जो भी हमें कराना है। यहाँ पे हमें सिंपल एक लाइन प्रिंट करानी थी, हो सकता है हमें अपने अकॉर्डिंग टू कंडीशन हमें बहुत सारे लॉजिकल कंडीशन स्टेटमेंट्स लिखने पड़े, तो वो सब भी हम उस कॉलिंग फंक्शन के बाद दे रहे होंगे, तो उसको हम हेड रिकर्जन कह रहे होते हैं। यानी कि पहले रिकर्जन केस करो, उसके बाद अपना वर्क जो भी है आपको प्रिंट कराना है वो प्रिंट कराओ। तो उसमें वापस से जब हमारा रिटर्न होता रहता है फंक्शन, तो वो अपडेटेड वैल्यू हमको दे रहा होता है। इसी थ्रू हमने समझ लिया कि हेड रिकर्जन क्या होता है और टेल रिकर्जन क्या होता है। चलिए, तो यहाँ पे हम वापस से अपने कोड पे आते हैं। क्या अगर दूसरा अप्रोच हम लगाएंगे, यही अप्रोच है कि हम हेड रिकर्जन के थ्रू करें, या फिर हमें जस्ट एक प्रिंट लाइन को, तो एक और हम अप्रोच यहाँ पर देखना चाहेंगे कि हम थर्ड वेरिएबल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर, जिसके थ्रू हम 1 से n तक ले रहे होंगे। सपोज मुझे क्या करना है, इसी में थोड़ा बहुत चेंजेस करेंगे हम। मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल लूँगी इंट i, कॉमा, और यहाँ से i को प्रिंट भेजूँगी आर्गूमेंट में 1, ठीक है। यानी कि मेरा 1 से शुरू होगा प्रिंट होना, क्योंकि हम जानते थे। और 1 को हमें क्या कराना है, 1 को ही प्रिंट कराना है जो मेरा i है, और उसी को +1 करते जाऊँगी कहाँ तक, जहाँ तक मेरा n मुझे प्रिंट कराना है। तो मैं क्या करूँगी यहाँ पर, मुझे इसी फंक्शन में अब n-1 नहीं देना, अब मुझे क्या देना है, i, कॉमा, मेरा n क्यों दे रही हूँ मैं, क्योंकि मैंने ये फंक्शन 2 पैरामीटर्स लिए हैं, मेरा n हो रहा होगा। बट मुझे प्रिंट क्या कराना है, i सिर्फ प्रिंट कराना है, नहीं, मुझे क्या प्रिंट कराना है यहाँ पर नीचे। अगर इसी लाइन को अब मुझे ऊपर, मैं इसी को मैं टेल रिकर्जन के थ्रू कर रही हूँ, तो अभी मुझे i जो है वो मेरा इंक्रीमेंट होते जाना चाहिए, +1 तो हमने समझा है कि i +1 कर देंगे तो वो बढ़ रहा होगा। तो मैंने यहाँ पर क्या कराया, i की वैल्यू हर बार फंक्शन में अपडेट करके भेजी है। सेम वैल्यू भेजूंगी तो वो तो सेम इनफाइनाइट लूप होता जाएगा। तो i +1 भेजा, बट अभी मेरा बेस केस भी चेंज होगा, क्योंकि n 0 होने ही नहीं वाला, क्योंकि मैंने n के साथ कोई चेंजेस ही नहीं किया। अगर n कोई 10 करेगा तो वो 10 ही रहेगा, तो यहाँ पे मेरी बेस केस कंडीशन जो है वो कभी भी ट्रू नहीं होगी और मेरा फंक्शन फिर से इनफाइनाइट लूप जाएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होनी चाहिए, मेरी चेंजेस हो रहे हैं i में और i इंक्रीमेंट हो रहा है, तो यानी कि पहले i छोटा है, तो मेरा तब तक प्रोग्राम चले जब तक मेरा i n तक ना पहुँच जाए, क्योंकि जब तक n पहुँचेगा 1 2 3 4, सपोज आपका n 5 था तो 5 तक प्रिंट हो, जैसे ही वो 6 हो रुक जाए, तो मुझे ये चेक करना है कि क्या i ग्रेटर देन n है। अगर है तो तुरंत रिटर्न कर दो, वहीं पर उसको स्टॉप कर दो। तो ये बेस कंडीशन हमारी सही है बिल्कुल, ये हमारे इसको रोक देगी। इतना हमें समझ में आया। तो अगर मैं इसको प्रिंट कराकर अब देख रही होंगी तो क्या हो रहा होगा, यहाँ पर मैंने यहाँ पर प्रिंट ऑफ कराया n को,
ध्यान से देखना, एक और चीज़ है, मैं n को प्रिंट करा रही हूँ, n में कोई चेंज नहीं हो रहा, मुझे यहाँ पे क्या प्रिंट कराना होगा, i, क्योंकि मुझे i इंक्रीमेंट करा रही हूँ, तो बार बार मुझे आउटपुट सेम नहीं चाहिए कि मैंने सपोज यहाँ पर दिया 5, तो अभी मेरे पास 5 का इंक्रीमेंट कैसा होना है, 1 2 3 4 5, तो क्या हो रहा है, राइट। अगर यही चीज़ जो मैंने यहाँ पर पहले की थी, यहाँ पे मैंने i की जगह n को लिया, तो ये क्या हो रहा होगा, एंड फिर रन करूँगी मैं और इस पर डाला 5, तो वो 5 5 प्रिंट कर देगा 5 टाइम्स, क्योंकि मैंने यहाँ पर लूप तो चलाया, एक तरह से लूप ही चल रहा है, आई प्लस प्लस होता जा रहा है, ये मेरी यहाँ पर इंक्रीमेंट है, यहाँ मेरी कंडीशन चेक हो रही है, और यहाँ मैंने इनिशलाइज करा i = 1 भेजा है, तो लूप की तरह यहाँ पर 3 चीज़ें हो रही है, बट मुझे यहाँ पर प्रिंट क्या कराना है, आई कराना है, ठीक है, इतना हमें समझ में आया। यहाँ पर एक चीज़ और हम देख सकते हैं कि i+1 मतलब +1 इंक्रीमेंट करा रहे हैं, सपोज मैं यहाँ पर i++ कर दूँ पोस्ट इंक्रीमेंट, तब भी तो ये चलना चाहिए, क्योंकि पोस्ट इंक्रीमेंट में तो मेरे i में जस्ट एक +1 करता है, तो क्या ये चलेगा, चलो करके देखते हैं। इससे ये भी समझ में आएगा कि आपको पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट कैसे समझ में आया है, कितना डेप्थ में समझ में आया है। तो अब मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी, पहले एक काम करते हैं, इसको क्लीन करते हैं। मैंने यहाँ पे प्रिंट कराना है, क्या कराना है, मुझे 5 प्रिंट कराना है, तो अब ध्यान से देखना, मैंने यहाँ पे i++ किया है, तो क्या मेरे प्रिंट हो रहा होगा सही से 1 से लेके 5 तक, नोप, इट्स लाइक इनफाइनाइट 1, मेरा जो 1 है वही प्रिंट हो रहा है। इट मीन्स इससे क्या समझ में आ रहा है कि मेरा जो 1 है वो इनफाइनाइट टाइम चला, यानी कि मेरे 1 में कोई भी वैल्यू इंक्रीमेंट कुछ भी चेंजेस नहीं हुआ, तभी तो वो बार बार i ही दे रहा है, 1 ही दे रहा है, वो इनफाइनाइट टाइम तक दे रहा है, तो मेरी बेस कंडीशन चेक ही नहीं हुई, बेस कंडीशन चेक नहीं हो रही, इसका मतलब जो i++ दिया है वो नहीं चल रहा। तो इसको समझते हैं। सपोज अगर मैंने यहाँ पर i++ पोस्ट इंक्रीमेंट ना देकर मैंने प्री इंक्रीमेंट दिया होता, क्या दिया होता, प्री इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट क्या होता है, पहले ++ होता है देन दिस, और अब मैं इसको सेव करा के रन कराऊंगी, तो क्या अब ये भी इनफाइनाइट 1 देगा, देख लेते हैं। मैंने किया 5 एंड सी, इसने तो करेक्ट आंसर दिया है 1 से लेके 5 तक। तो एक्चुअल में क्या चेंजेस है, जो प्री इंक्रीमेंट से तो मेरा प्रोग्राम चल रहा है बट पोस्ट से नहीं चल रहा, तो डायग्राम से समझते हैं। एक्चुअल में यहाँ पर बात आती है स्कोप की, लोकल स्कोप जो है हमारा ये पूरा फंक्शन है जिसके अंदर स्कोप की बात हो रही है। मैं जानती हूँ कि जो मेरा i++ है दिस इज कॉल्ड द पोस्ट इंक्रीमेंट, एंड जो ++i है ये हमारा प्री इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट में डिफरेंस क्या होता है, ये जो मेरे पास मेमोरी है, ठीक है, इस मेमोरी में अगर मेरे पास ये i की जो वैल्यू है ये क्या करता है, पहले प्रिंट कराता है, जो भी वैल्यू i के अंदर है, सपोज 1 है तो वो 1 ही भेजेगा आपको, और बाद में 1 की जगह उसको 2 करेगा। बट ये क्या करता है, पहले अपडेट करता है वैल्यू को एंड देन फिर प्रिंट कराता है, यानी कि ये अपडेटेड वैल्यू को भेजता है। हमने अच्छे से समझा था अपने लेक्चर्स में, अपने सी प्लेलिस्ट में जब हमने ये सारे ऑपरेटर्स पढ़े थे, तो बहुत अच्छे से समझा था कि प्री और पोस्ट में क्या डिफरेंस है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे क्या आ रही है, यहाँ पर यही आ रही है कि जब मैंने यहाँ पर प्री किया, तो प्री का मतलब मेरे पास पहले 1 था, तो जब मैंने इस फंक्शन को कॉल किया, यानी ये फंक्शन फिर से इस फंक्शन को कॉल कर रहा है, यहाँ पर मेरे एक और फंक्शन सेम फंक्शन की कॉपी होगी, तो ये भी मेरी कॉल बाय वैल्यू है, हमने कॉल बाय वैल्यू समझी है, तो कॉल बाय वैल्यू के थ्रू क्या होगा, उसकी कॉपी जा रही है, यानी कि अब अपडेटेड वैल्यू i की वैल्यू जो 1 थी वो क्या हो गई 2, वो जा रही है। लेकिन सिमिलरली अगर मैंने यहाँ पर फिर से एक और फंक्शन कॉल किया बट पोस्ट इंक्रीमेंट के थ्रू, तो पोस्ट इंक्रीमेंट क्या करता है, पहले कॉल बाय वैल्यू के थ्रू उसने वैल्यू तो भेज दी, फंक्शन कॉल किया, मगर जो पहले वैल्यू उसमें थी जो कि 1 थी हमारी, हमने यहाँ से 1 भेजी है, वही भेजी है, और बाद में उसने अपडेट किया इस फंक्शन में i को 2 से, तो बाद में उस अपडेशन का कोई काम ही नहीं है, क्योंकि हमारा फंक्शन यहाँ कॉल हो रहा है और यहीं पर इसे प्रिंट कराना है, तो अभी तो वो 1 को ही प्रिंट करेगा, मेरी जो कंडीशन है वो कभी भी ट्रू नहीं होगी। फिर से मैंने इसे पोस्ट इंक्रीमेंट के थ्रू कॉल किया, फिर से मेरे इसी फंक्शन पर जाएगा, फिर i की वैल्यू 1 होगी। तो इसी तरह से मेरे पोस्ट इंक्रीमेंट की वजह से मेरा जो 1 है वो इनफाइनाइट टाइम चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, क्योंकि i में कुछ भी अपडेशन नहीं हो रहा। बट प्री इंक्रीमेंट के थ्रू हमारा अपडेशन हो रहा है, क्योंकि वो पहले अपडेट करता है देन बाद में प्रिंट कराता है। बट सेफेस्ट प्लेस क्या है, आप सीधा i+1 करो, एंड i+1 के थ्रू कोई प्रॉब्लम ही नहीं है कि हाँ अपडेशन क्या हो रहा है, तो हम वही करेंगे यहाँ पर i+1, ठीक है। लेकिन क्या आपको लगता है पोस्ट इंक्रीमेंट से कुछ नहीं हो रहा होगा? एक बार और चीज़ समझते हैं कि अगर ये प्रॉब्लम है तो कैसे हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, बस हमें क्या कराना है, यहाँ पर इससे कॉल देने से पहले अपडेट करा देना है। तो क्या होगा, अब मैंने सपोज यहाँ पे करा ++i, एंड अब मैं इसे कॉल करके देखूंगी, तो अब मेरे पास यहाँ पर ++ हुआ, अपडेट इसी फंक्शन में हुआ, देन मैंने उस अपडेटेड वैल्यू के थ्रू अपनी रिकर्सिव कॉल की है। तो आई होप सो अब हमारा आंसर सही आना चाहिए, लेट्स सी।
तो मैंने क्या किया 5, अब आया 1 से लेके 5 तक। तो यानी कि अब मैंने पहले अपडेट करा लिया, फिर अपडेटेड वैल्यू को भेजा है। तो ये फंक्शन जब जाता है हमारा दूसरा फंक्शन में कॉल कर रहा है इसी फंक्शन की एक कॉपी, यानी कॉल बाय वैल्यू भेज रहे हैं। तो यहाँ पर जो वैल्यू भेजते हैं कॉपी करके हम अपने इनपुट्स हमारे जो पैरामीटर्स हैं उनके थ्रू जा रहा होता है, वो वैल्यू लेके जाता है। ये जो ऊपर जो वैल्यू अपडेटेड है वो लोकल इसी स्कोप के अंदर है, दूसरे में वो दूसरी वैल्यू उसका खुद का फंक्शन का खुद का स्कोप होता है। ठीक है, तो लोकल स्कोप में वो वैल्यूज़ वहाँ पर अपडेट दूसरी हो रही होगी जो अपडेटेड हमने भेजी है। डन, इतना हमें समझ में आया। तो अगर हम अपने नोट्स की बात करें तो यहाँ पर मैंने सेम चीज़ आपके लिए दे दी है कि हमने जब एक्स्ट्रा पैरामीटर यूज़ किया अपना थर्ड, तो उसके थ्रू भी हम करा सकते हैं प्रिंट। और अगर मैं बात करूँ रिकर्सिव कॉल जो हमारा एक 1 to n हमने किया है, जो हमने हेड रिकर्जन के थ्रू किया था, यानी कि प्रिंटफ लाइन को नीचे ले लिया एंड देन उससे पहले हमने अपनी जो रिकर्सिव कॉल थी वो की, तो उसके थ्रू भी हम 1 से लेके n तक नंबर प्रिंट करा सकते हैं। मैंने एक और फाइल बनाई सम ऑफ नंबर्स की। मैं यहाँ पर 1 से लेके n नंबर्स का सम निकालने वाली हूँ। तो यहाँ पर क्या लिखने वाले हैं हम, प्रिंट सम ऑफ 1 to n नंबर्स। ठीक है, तो यूज़र जो नंबर प्रिंट कराएगा एंटर n, वो 1 से लेके उतने नंबर्स का सम हमें प्रिंट कराना है यहाँ पर। तो मैंने सेम उसे कॉपी पेस्ट कराया है। अब इसमें थोड़े बहुत हम चेंजेस करेंगे। यहाँ हम यूज़र से ले रहे होंगे, अब मुझे यहाँ पे लिख देना है प्रिंट सम। मैं इसका नाम चेंज कर देती हूँ अपने फंक्शन का, प्रिंट सम, एंड देन मैं इसको ही कॉपी एंड जहाँ जहाँ भी हमने ये फंक्शन का नाम लिखा है उसको पूरे को चेंज करेंगे ताकि वो कंफ्यूज ना हो कि हमने किसको कॉल किया है। डन। अब मुझे क्या करना है, सिंपल तरीके से सम कराने का मतलब वही है। तो अगर मैं यहाँ पे समझाऊँ आपको सम कैसे कराना है, सपोज आपने यूज़र ने प्रिंट कराया n = 5, यानी कि वो चाहता है कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5, यानी कि 1 से लेके 5 तक जो नंबर है वो प्रिंट हो जाए, वो नंबर का जो सम है वो प्रिंट हो जाए, यानी कि इनका सम क्या होगा 15, तो वो प्रिंट होना चाहिए। तो अगर मैं ये देखूँ 1 2 3 4, ये क्या हो रहा है कंटिन्यूसली उसमें जो भी आगे वाले नंबर है हम उसमें ऐड कर रहे हैं। अब मैं 1 + 2 + 3 + 4 + 5 करूँ या फिर 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करूँ, दोनों का सम सेम आने वाला है 15। डन, इतना हमें समझ में आ रहा है। तो यानी कि मुझे क्या करना है, जो नंबर दिया हुआ है सेम उसी फंक्शन को फिर से कॉल करना है, किसके थ्रू, एक वैल्यू कम करके, फिर से उसी फंक्शन कॉल करना है एक वैल्यू कम करके। यानी कि अगर मैं बोलूँ कि मेरे पास एक n = 5 है, आपको प्रिंट कराना है, तो इसका सम क्या होगा 5 + सम ऑफ 4, और इसका प्रिंट सम क्या होगा 4 + सम ऑफ 3, और ये बोलेगा मेरा सम क्या है, तो बोलेगा 3 + सम ऑफ 2, और इसका सम क्या होगा 2 + सम ऑफ 1, और 1 का क्या होगा, 1 का सम तो 1 ही होता है। तो यहाँ पर तो हमें समझ में आ गया, तो 1 का सम 1 होता है, इसका मतलब ये ऊपर जाएगा, ये बोलेगा भाई मेरा सम तो 2 + 1 यानी कि 3 है। तो ये बोलेगा, अब मुझे भी समझ में आया 3 + 3 यानी कि इसकी वैल्यू हो गई 6। अब इसे वो बोलेगा ठीक है ऊपर जाओ, ऊपर भेजो इसकी वैल्यू। तो ऊपर हम जब वैल्यू भेजेंगे तो 4 + 6 यानी कि हो जाएगा इसकी वैल्यू 10 है। और अब बोलेगा फाइनली 5 + 10 यानी कि मेरे पास तो इसकी टोटल वैल्यू निकल के आ गई 15। तो वो कैसे हुआ कि सिंपल जो हमारा n है उसी में हमने उसी फंक्शन जो सेम हमारा फंक्शन है उससे एक कम वाले फंक्शन को कॉल दिया है, यानी कि उसी फंक्शन को कॉल करके क्या करा, उसका सम ले लिया उससे। उसको नहीं पता तो उसने क्या किया, उसने भी सेम रिपीट की कि अपने आप को रखा, देन अपने से कम वाले को फंक्शन में बोला जाओ तुम जाकर नंबर चेक करो। उसने बोला मुझे तो नहीं पता बट मेरे से कम वाले को पता होगा कि 2 का सम क्या है, 2 ने भी सिमिलर किया, और 1 का सम हमें पता था कि 1 का सम जो होता है वो 1 ही होता है। अगर हम 1 को ऐड करेंगे तो 1 + 1 ही होगा ना, हमारा जो सिंपल है। ये 0 + 1 आप अगर कर रहे हो तो 1 से शुरू हो रहा है। तो इसी तरह से हम यहाँ पर लॉजिक लगा सकते हैं। क्या लगा सकते हैं कि मेरा जो फंक्शन हम बनाने वाले हैं सम करने का, तो वो क्या रिटर्न करे, वो हमको रिटर्न करे कि जो मेरा नंबर है n प्लस मैंने अगर फंक्शन बनाया प्रिंट सम, तो सेम चीज़ मुझे क्या करानी है, यहाँ पे प्रिंट सम करानी है और वहाँ पर क्या प्रिंट कराना है n - 1। सिंपल, इसको कॉल देना है, मगर यहाँ पर क्या प्रिंट हो हमारे पास, इसे कॉल देने का सीन हुआ ये, बट प्रिंट क्या हो n कॉमा मेरे इस फंक्शन में क्या जाए n - 1 तो जाए, लेकिन n - 1 जब जा रहा होगा तो मुझे उसमें s में भी तो स्टोर करना है, प्रिंट तो मुझे सम कराना है। इतना मुझे समझ में आया कि इस तरह से ये काम कर रहा है। बट जब मैं इसको कॉल दूंगी अपने प्रिंट सम को, तो कैसे कॉल दूंगी, इसमें मैं बोलूँगी कि जाइए n लेकर जाइए, n बताएगा कि क्या कितने नंबर्स का लेना है, देन मेरा एक सम होगा, सपोज मैंने यहाँ पे सम लिया वेरिएबल, उसमें डाल दिया 0, और उसमें मैं प्लस करूँगी, किसको प्लस कर रही होंगी, अपने n - 1 को। गेटिंग इट। तो इस बार मेरे पास जो सम है वो हर बार चेंज होता रहेगा। इस बार इसकी वैल्यू क्या थी 5, तो 5 कॉमा इस बार मेरे सम में सपोज 0 + 4, ठीक है। अगली बार वो फिर फंक्शन कॉल करेगा तो 5 की जगह मेरे पास 4, देन इस बार मेरे सम में पूरा सम जो है वो 0 + 4 नहीं 4 है, तो 4 + 3, फिर
3 कॉमा 3 प्लस 2, फिर 2 कॉमा 2 प्लस 1 एंड 1 कॉमा 1 प्लस 0। तो इस तरह से वो कॉल हो रहा है और हम उसको स्टोर कराते जा रहे हैं। ठीक है, कैसे वो हम अच्छे से समझाते हैं, अभी कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो पहले मैं क्या करूँगी, एक और वेरिएबल यहाँ पर भेजने वाली हूँ जिसका नाम मैंने रखना है इंट n की जगह एक n तो मेरा वही है जो यूज़र प्रिंट कराएगा, एक कॉमा s, और जिसमें मैंने स्टार्टिंग में डाल दिया 0, यानी कि मेरा s जो है वो सम बता रहा होगा। तो मेरा n के साथ यहाँ पर क्या जाने वाला है, सम जाने वाला है, यानी n कॉमा s। तो यहाँ पर मैं ऊपर भी एक इंट n की जगह एक और वेरिएबल बना लूँगी जिसका नाम रखूँगी इंट सम। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे कॉमा आएगा, डन। इतना में समझ में आया। तो अब मुझे कॉल देते टाइम भी यहाँ पर 2 चीज़ें देनी है। क्या देनी है, एक तो मेरा n जाएगा, n कॉमा s जो मेरा सम है, सम प्लस n माइनस 1। डन है। कैसे, अभी मैं समझाती हूँ। हमें ये प्रिंट वाली लाइन हटा देनी है, हमको इस बार n प्रिंट नहीं कराना, हमको सम प्रिंट कराना है और मल्टीपल टाइम्स नहीं कराना है, एक ही बार जब पूरा फंक्शन खत्म हो जाए तब कराना है। तो लास्ट में हमको इतना तो पता है, अभी ये मत भूल जाओ, ये कंडीशन भूल जाओ कि ये कैसे लिखा है। अभी हम ड्राई रन करेंगे ना तो अच्छे से समझ में आएगा। अभी पहले बेस कंडीशन पे ध्यान देते हैं कि हमारा रिकर्सिव कॉल स्टॉप कब होनी चाहिए। कब होनी चाहिए, जब मेरा सम जो है, जब मेरे लास्ट में मुझे पता चल जाए कि किसकी बात कर रहे हैं हम, 1 की बात करें। सम ऑफ 1 पता है, अगर हमारी n की वैल्यू क्या हो जाए, 1 हो जाए, तब क्या पता चल जाए हमें, वहाँ पर वो हमारा सम प्रिंट करा दे। तो यानी कि इफ़ n इक्वल टू 1 है तो वो क्या प्रिंट कराए, इसी में मुझे लिखना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे करूँगी, रिटर्न को अंदर लेंगे हम और यहाँ पर मैं प्रिंट कराऊंगी प्रिंट एफ और %d, क्योंकि एक ही बार कंडीशन स्टॉप होनी है और लास्ट में हमें सम प्रिंट कराना है, क्योंकि हम सम को हर कंडीशन में जितनी बार मेरी रिकर्सिव कॉल हो रही है उसे अपडेट करा रहे हैं n-1 करा के, वो हम देखेंगे अभी और अच्छे से। तो जब वो प्रिंट करा रहे हैं हम, तो उसको लास्ट में प्रिंट कराना। अभी हम ऐड करा रहे हैं, अपडेट कराते जा रहे हैं, जैसे ही लास्ट में मेरा कॉलिंग बंद हो जाए तो मेरा सम प्रिंट हो जाए। तो मैंने बेस कंडीशन के अंदर ही अपने सम को प्रिंट करा दिया। डन, एक ही बार प्रिंट कराना है तो एक बार ही प्रिंट होगा, क्योंकि बेस कंडीशन सिर्फ एक बार ही ट्रू होती है लास्ट टाइम जब हमें रिटर्न कराना होता है। तो अब हम यहाँ पर क्या कर रहे होंगे, हम यहाँ पर देखेंगे कि एक्चुअल में थोड़ा सा मिस्टेक लिखी है। क्या गलत लिखा है यहाँ पर, कि हमने जब प्रिंट को कॉल किया तो मेरे जो सम है, ठीक है, मेरा जो ये सम है, मैं इस सम में n-1 प्रिंट करा रही हूँ और इस n को भेज रही हूँ। तो मुझे यहाँ पर जो n है वो अपडेटेड जाना है, क्योंकि अगली बार जब वो प्रिंट हो रहा होगा ये बार बार सेम n जाएगा, मुझे सम में अपडेटेड n भेजना है। यहाँ पे हमने थोड़ी मिस्टेक की है। हम क्या कर रहे हैं, हम बार बार पहले n को सेम भेज रहे हैं, देन हम सब में n-1 कर रहे हैं, लेकिन हमें क्या करना है, n की वैल्यू अपडेटेड भेजनी है। हमें क्या करनी है, इस n में जो है हर बार जब फंक्शन कॉल हो तो मेरा एक n जो है वो -1, यानी कि एक बार कम वाला चाहिए, क्योंकि मैंने क्या करा है यहाँ पर, डिक्रीमेंट में ऑर्डर करा है। हमने क्या करा है यहाँ पर, पहले 5 भेजा है, देन 5 के बाद 4, जब फंक्शन कॉल हो तो 4 जाए, क्योंकि 5 + 4 + 3 + 2 + 1 करना है। s मेरा 0 है, तो यानी मैं क्या कर रही हूँ, उस फंक्शन में पहले 5 भेज रही हूँ, देन उसी s में जो मेरा फंक्शन है उसी को मैंने ऐड करा दिया 5 को। ठीक है, अगली बार मैं क्या करूँगी, 5 तो था ही, तो मेरे पास 5 - 1 भेजूंगी। ठीक है, 4, एंड देन इस s में जो 0 था, 0 + 5 हो गया 5, यानी कि मेरे इस s में मैं इसी ऊपर वाली जो n-1 है मेरा, ये यहाँ पर वो प्रिंट हो रहा होगा n, ये वाला 5। तो यानी कि मेरे पास सेम चीज़ मैं n-1 थ्रू s + n करने वाली हूँ। तो यहाँ पर जो चीज़ें की है हमने थोड़ा सा चेंज किया है यहाँ पर, कि हम क्या करने वाले हैं, इसी सम में अपने n को ऐड कर देंगे, तो लिखेंगे सम प्लस n। ठीक है, और मेन चीज़ अब प्रिंट करा कर देखेंगे इसको कि ये कैसे चल रहा है, क्या ये हमारा आंसर सही दे रहा है। देन हम इसको, मैंने डाला 5, तो 5 मेरा कितना आना चाहिए, 15। ओके, तो ये आया 14। क्यों आया, क्योंकि हमने यहाँ पर कंडीशन लगा दी n = 1। जैसे ही मेरा n 1 हुआ तो 1 जब ऐड होता उससे पहले ही हमने क्या किया, उसको प्रिंट करा दिया। तो मुझे क्या कराना है, यहाँ पे n = 0 चेक करना है, क्योंकि मुझे 1 को भी उसमें सम कराना है। अब मैं इसको रन करूँगी एंड देन मैं यहाँ पर करूँगी 5, एंड देन हमारा आंसर आ रहा होगा 15। ग्रेट 1। अब हम इसको एक बार ड्राई रन करके समझते हैं एक्चुअल में हुआ क्या है इसमें। आई नो हम बार बार ड्राई रन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग लग रहा है, बोरिंग लग रहा है सेम चीज़, बट एक्चुअल में रिकर्जन में जितनी बार हम ड्राई रन करते हैं उतनी अच्छे से हमें समझ में आ रहा होता है कि एक्चुअल में जब जितनी बार हम कॉल कर रहे हैं तो वो अपडेटेड वैल्यू कैसे जा रही है। तो इसको हम समझने का ट्राई करेंगे। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले सिंपल यहाँ पे मेरा मेन फंक्शन होगा, मैं बार बार उसको नहीं ले रही हूँ, आप समझ रहे होंगे। यहाँ पे हमने जैसे ही फंक्शन कॉल किया, मेरे पास सपोज इस बार n की वैल्यू है 3, तो मुझे क्या प्रिंट कराना है, 3 + 2 + 1 = 6।
ठीक है, तो मेरे पास सम 6 आना चाहिए। और यहाँ पर s की वैल्यू बाय डिफॉल्ट 0 हमने सेंड कराई अपने मेन फंक्शन से। अब वो चेक करेगा क्या n की वैल्यू 0 है, नहीं है, इसका मतलब उसे प्रिंट नहीं करना, डायरेक्ट यहाँ आएगा और डायरेक्ट क्या करेगा, वो फिर से इस फंक्शन को कॉल कर रहा है और इस बार n-1 यानी यहाँ पर मेरे n की वैल्यू क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास सम जो था वो 0 था, लेकिन यहाँ पर 0 + 4, ये जो मेरा 0 + n यानी कि 3 था, तो अब वो मेरे सम की वैल्यू यहाँ पर 3 आई है। सेम चीज़, ये नहीं कंडीशन ट्रू हुई क्योंकि n मेरा अभी भी 2 है, तो वापस से यहाँ पर आएगा, ये फंक्शन कॉल हो रहा होगा, ये फंक्शन क्या करेगा, इस ऊपर इस वाले फंक्शन को कॉल कर देगा। तो यहाँ पर मेरे पास n-1 यानी कि इस बार n की वैल्यू क्या हो गई, 1, और सम मेरे पास क्या हो गया, सम प्लस n, सम क्या था 3 प्लस n क्या था मेरे पास 2, तो इस बार मेरा सम क्या हो गया, 5 हो गया। अब वापस से ये वाली कंडीशन चेक करनी है, तो n = 0 नहीं 1 है अभी भी, तो ये ट्रू नहीं होगा, ये नहीं चलेगा। वापस से इस पे आएंगे और ये फिर से मेरे इस फंक्शन को कॉल कर देगा और इस बार मेरे पास जो n-1 जा रहा है यानी 1-1 जा रहा है वो आ रहा है 0, और इस बार सम में मेरे पास क्या हुआ, फिर से n ऐड हुआ यानी 5 + 1 हो गया, तो इस बार क्या हो गया 6। अब फिर कंडीशन चेक होगी, n = 0, हाँ 0 है, तो वापस से अंदर आएगा और इस बार वो हमारे आउटपुट में प्रिंट करा देगा 6, क्योंकि हमने 3 प्रिंट कराया था। जैसे पहले 5 कराया था तो हमारे पास 15 आ रहा था, 5 + 4 + 3 + 2 + 1। ठीक है, तो इसी तरह से अब ये फंक्शन आएगा, जैसे ये प्रिंट हो रहा है यहाँ पर टर्मिनेट हो रहा है क्योंकि ये फंक्शन कॉल हुआ ही नहीं। मेरा क्या हुआ, जैसे यहाँ पर ये प्रिंट करा है उसके बाद हमने यहाँ रिटर्न करा दिया, तो रिटर्न कराने से क्या हो रहा होगा, ये वापस से उस फंक्शन पे जाएगा जहाँ रिटर्न हुआ था, देखेगा क्या उसके नीचे कोई लाइन एग्जीक्यूशन की नहीं है, तो फिर वापस जाएगा जहाँ से कॉल हुआ, यहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, फिर वापस जाएगा यहाँ पे भी कुछ नहीं है, एंड देन वापस मेन फंक्शन पे जाएगा और वहाँ पे रिटर्न 0 के थ्रू हमारा पूरा रिटर्न हो रहा होगा प्रोग्राम। तो इसी तरह से हमारा सम जो है वो आ रहा है। पहले हमने क्या किया था, हमने इसमें n-1 की जगह n सेंड किया था एंड देन यहाँ हम n-1 कर रहे थे। बाय डिफॉल्ट इट कैन बी अ वर्क, बट हमारा प्रॉब्लम क्या आ रहा था, यहाँ पर हमारी क्या मिस्टेक होती है, अगर हम n और सम प्लस n-1 करते हैं, हम सम n को अपडेट ही नहीं कर रहे। यानी कि अगर सपोज मेरे पास n की वैल्यू 3 है और मैं बार बार सम में n-1 ऐड कर रही हूँ, तो यहाँ पर मेरा 3, सम में प्लस n-1 इज 2, तो हर बार सम तो अपडेट हो रहा है मेरे पास 3, अभी वो 0 था तो 0 + 2 करने पे 2 हो गया, बट वो बार बार 2 ही ऐड करता रहेगा, 3, 4 + 2, 3, 6 + 2, 3, क्योंकि हमारे पास जो n है वो अपडेट नहीं हुआ है, इसलिए ये वाला जो प्रोग्राम हमने पहले n लिख लिया था बाय मिस्टेक वो रन नहीं हो रहा है। इसलिए हमने क्या किया, उसको वापस से चेंज करके n-1 किया और n को अपडेट कराया, ताकि मेरा जब रिकर्जन जितनी बार हो उस बार अपडेटेड n की वैल्यू जाए और मेरे पास आउटपुट भी डिफरेंट आ रहा हो। ऐसे तो इनफाइनाइट लूप चलेगा, है ना। सो इसलिए डायरन ज़रूरी है ताकि हमें समझ में आए कि हमारी कहाँ मिस्टेक हो रही है। तो यहाँ हम अपने नोट्स में देखेंगे तो हमने कॉल स्टैक फॉर सम 3 भी लिया है, तो क्या हुआ है, यहाँ 3 + सम ऑफ 2 दिया है, फिर 2 + सम ऑफ 1 दिया है, सिमिलरली 1 + सम ऑफ 0 दिया है, जो कि हमें पता है 0 का सम है 0, तो लास्ट में हमारी बेस कंडीशन हो जाती है, इसीलिए हमारा 1 2 3 करके क्या हुआ, वो सम 1 हो गया। अब हम एक काम करते हैं, फैक्टोरियल समझते हैं। हमने फैक्टोरियल फिबोनाची के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए अपना जो हमारा इंटरव्यू प्लेलिस्ट है उसमें हमने सॉल्व किए हुए हैं, लेकिन हमने वो आइटरेटिव यूज़ किए हैं। अभी आइटरेटिव की तरह हम रिकर्सिव में यूज़ करते हैं। एक्चुअल में रिकर्सिव में क्या होगा, तो हम एक नई फाइल लेंगे, मैंने कॉपी पेस्ट किया सेम कोड को, अभी मैं पूरे फंक्शन को उड़ा देती हूँ, अभी हमारे पास नहीं चाहिए हमें। ठीक है, अभी मुझे सिंपल क्या करना है, एक n लेना है और उस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर मैं क्या करूँगी, फाइंड फैक्टोरियल ऑफ अ गिवन नंबर। ठीक है, जो भी यूज़र नंबर प्रिंटर एंटर करेगा उसका हमें फैक्टोरियल निकालना है। तो फैक्टोरियल को हम समझते हैं पहले कि एक्चुअल में क्या होता है, हम जानते हैं, तो अगर आपने नहीं जाना है तो भी हम समझते हैं कि n का फैक्टोरियल क्या होता है। एक्चुअल में फैक्टोरियल क्या होता है ना, कि इसे हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा 0 फैक्टोरियल और 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, इतना हमें पता है। इसका फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, अगर सपोज 5 का फैक्टोरियल निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, 5 × 4 × 2 × 1 ये इसका मल्टीप्लिकेशन × 3 × 1। ठीक है, मतलब कि आपको अगर n का फैक्टोरियल निकालना है तो आपको लिखना होगा n × n-1 × n-2 × n-3। सिमिलरली कहाँ तक, जब तक 1 ना आ जाए तब तक हमारा n माइनस होता जाएगा। तो ये आपको दिख नहीं रहा कि जैसे हमने अभी सम निकाला था, 5 का सम निकालने के लिए हमने क्या किया था, 5 + 4 + 3 + 2 + 1 किया था। यहाँ पे 1 की जगह क्या किया हमने, जस्ट मल्टीप्लाई किया है ना। तो यहाँ पे भी हमने क्या कर रहा है, हम एक वैल्यू दे रहे हैं, उसमें ही अपडेट करा के फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। इतना हमें समझ में आया। तो मैं अगर सिंपल वर्ड्स में जानूँ तो क्या मैं ऐसा नहीं बोल सकती कि n का अगर मुझे फैक्टोरियल निकालना है तो यानी कि n × n-1 × n-2 एंड सो ऑन, कहाँ तक जाना है, 1 तक। ये भी क्या है, ये भी तो एक फैक्टोरियल ही है। क्यों, क्योंकि हमारा n-1, अगर मैं n-1 का फैक्टोरियल निकालूंगी तो वो क्या होगा, n-1 × n-2 × n-3, कहाँ तक, एंड सो ऑन 1 तक। तो मैं
बाय डिफ़ॉल्ट इसको लिख सकती हूँ द फैक्टोरियल ऑफ n इक्वल टू कितना हो जाएगा, n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन, इतना n माइनस वन। अगर मैंने एक फंक्शन बनाया जिसमें मुझे n का फैक्टोरियल निकालना है तो मैं n इंटू फैक्टोरियल ऑफ n माइनस वन कर सकती हूँ, यानी कि n का फैक्टोरियल होता है n इंटू n माइनस वन का फैक्टोरियल। n माइनस वन का निकालूंगी तो क्या हो जाएगा, n माइनस वन का फैक्टोरियल हो जाएगा n माइनस वन इंटू n माइनस टू का फैक्टोरियल। ये तो सिमिलरली वही काम कर रहा है जैसे अभी हमने क्या किया था, हमने क्या किया था कि सम ऑफ 5 क्या होगा हमारा, हो जाएगा 5 प्लस हमारा उसमें सम प्लस हम उसको n माइनस वन कर देंगे, यानी कि सम यानी कि 5 माइनस वन विच इज़ 4। हम ऐसा करते जा रहे थे, उसको अपडेट करते जा रहे थे, फिर 4 प्लस सम ऑफ n जो मेरा गिवन नंबर है, तो अपडेट करते जा रहे थे। तो इनडायरेक्टली मैं फिर से वही बोलूँगी कि अगर मुझे किसी ने बोला कि फैक्टोरियल ऑफ 3 निकालो, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, तो हम जानते हैं 3 का फैक्टोरियल क्या होना चाहिए, 3 इंटू 2 इंटू 1 विच इज़ 6, ठीक है। तो क्या कर सकती हूँ मैं यहाँ पर, मैं लिखूँगी 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2। अब हमें इसका फैक्टोरियल निकालना है तो नहीं मैं इसे कॉल करूँगी तो ये बोलेगा मुझे नहीं पता, मुझे बस इतना पता है मुझसे कम वाला, यानी 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। अभी 1 का बात करेंगे तो वो भी बोलेगा कि लिख सकते हो 1 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 0। तो या फिर तो ये अदरवाइज हम जानते हैं कि 0 फैक्टोरियल और 1 फैक्टोरियल का वैल्यू क्या होती है 1। सिमिलरली अगर मैं 3 की जगह कोई बड़ी वैल्यू लेती हूँ आपको समझाने के लिए, यहाँ पे मैंने लिया 5, तो क्या हो जाएगा 5 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 4, 4 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 3, 3 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 2, सिमिलरली 2 इंटू फैक्टोरियल ऑफ 1। एंड 1 क्या बोलेगा, मेरी वैल्यू तो 1 है जो कि गिवन है, 0 हो या 1 हो, तो वापस से वो क्या बोलेगा, लो अब मुझे समझ में आ गया मेरी वैल्यू 1 है, तो यानी कि 2 बोलेगा हाँ मुझे समझ में आया, 2 इंटू 1 मेरी वैल्यू 2 है। अब बोलेगा ठीक है, तो 3 इंटू 1 3 अपनी वैल्यू दे देगा 6, और 4 इंटू 6 अपनी वैल्यू बता देगा विच इज़ 60, एंड दिस इज़ 120। तो अब मेरे पास 125 का फैक्टोरियल निकल के आ गया। इतना हमें समझ में आ रहा है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, अपना वैल्यू रखकर अपने उसी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को छोटा प्रॉब्लम बना रहे हैं, यानी बार बार हम एक ही फंक्शन को कॉल कर रहे हैं फैक्टोरियल के, और मिनिमम उससे कम की वैल्यू जो है एक n माइनस वन करके वो वैल्यू अपडेट करा रहे हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आया, इससे तो एटलीस्ट हमें समझ में आ रहा है प्रॉब्लम सॉल्व हुई, क्वेश्चन सॉल्व हुआ। अब हमें उसमें फैक्टोरियल के लिए बार बार लूप नहीं लगाना है, हमें क्या करना है, एक ही फंक्शन को कॉल करना है, रिकर्सिवली कॉल करना है। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी, यहाँ पर मैं लिखूँगी इंट, मैंने एक फंक्शन बनाया फैक्ट, ओके, और मैं यहाँ पर अंदर इसमें सिंपल तरीके से मैंने इसके अंदर क्या पास कराना है, एक इंट n कराना है जिसका मुझे फैक्टोरियल निकालना है। मैंने अपना पैरामीटर यहाँ पे पास करा दिया, और अंदर ही मुझे क्या कराना है, मैंने रिटर्न में लिखा कि मुझे जो भी वैल्यू है, ठीक है, उसका फैक्टोरियल कैसे निकालना है, n इंटू, यानी कि मुझे उसी फैक्टोरियल को कॉल करना है। तो मैं यहाँ पर क्या कर सकती हूँ, एक काम करते हैं, रिटर्न n इंटू क्या करूँगी मैं, फैक्टोरियल जो मेरा है, और उसमें क्या पास करा दूँगी, n माइनस वन, जितना अभी हमने समझा इतना हमें समझ में आ रहा है। बट वही चीज़ ये इनफाइनाइट चलता रहेगा, क्यों, क्योंकि हमको पता है 0 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल की वैल्यू 1 है, हमारे कंपाइलर को नहीं पता, उसे हमें बतानी पड़ेगी। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक और बेस केस लिखेंगे कि इफ़ n इक्वल टू क्या है, 0 है, तो क्या कर दे, वो डायरेक्ट रिटर्न कर दे, क्या रिटर्न करे, 1, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या है, 1 है, इसलिए हमने इसका टाइप भी देखो इंट बनाया, क्योंकि हम यहाँ पे रिटर्न 1 करा रहे हैं। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। अब मैं क्या करूँगी, सेम नीचे उसी फंक्शन को कॉल करा दूंगी। तो मैं एक काम करूँगी, लिखूँगी प्रिंटफ, तो फैक्टोरियल ऑफ %d इज %d, यानी कि फैक्टोरियल ऑफ n, जो मेरा गिवन n है वो क्या है, वो जो रिटर्न हमको ऊपर से मिलेगा जिसमें हमने n पास कर दिया, अपना कैपिटल N। ठीक है, इतना हमें समझ में आया। तो अब हम देखेंगे क्या ये हमारे चलने के लिए रेडी है, इसको चला कर देखते हैं। हमने एंटर किया 5, एंड देखिए फैक्टोरियल ऑफ 5 इज़ 120, जो कि करेक्ट आया। मैं फिर से रन करती हूँ, जिसका फैक्टोरियल इस बार हमने लिया 3, जिसका आना चाहिए 6। तो देखिए फैक्टोरियल ऑफ 3 इज़ 6। तो कैसे हुआ ये, जैसे हमने समझा कि यहाँ पर क्या हो रहा है, वो बार बार सेम फंक्शन को कॉल दे रहा है हमारा। यहाँ पर हम वापस से इस फंक्शन को कॉल दे रहे हैं, और इस बार क्या कर रहे हैं, हम n-1 दे रहे हैं, यानी कि मल्टीप्लाई ही कर रहे हैं। पहले 5 था, फिर उसको मल्टीप्लाई करके हमने 4 कर दिया, फिर कॉल किया तो उसकी मल्टीप्लाई करके हमने 2 कर दी, 3 करा, 2 किया एंड 1 किया। तो इसका ये होमवर्क है, आप इसको खुद ड्राई रन करके देखना, अगर प्रॉब्लम आए तो कमेंट करना। सिंपल तरीके से हमें ड्राई रन क्या करना है, वही चीज़ n की वैल्यू चेक करनी है, क्या 0 है, नहीं है, इसका मतलब वापस जाएगा, फिर कॉल करेगा। इसको सिंपल तरीके से और कैसे लिख सकते हो, अगर आपको कन्फ्यूजिंग ना लगे, ये स्टैंडर्ड तरीका है। हम क्या कर सकते हैं, एक यहाँ पर वेरिएबल ले सकते हैं, इंट रिजल्ट इक्वल टू, और इस पूरे को मैं यहाँ ले लूँगी,
ठीक है, और यहाँ पर मैं सिर्फ रिजल्ट, तो ये देखने में थोड़ा सा नीट एंड क्लीन हो जाएगा कि मैंने एक रिजल्ट एरियस करके वेरिएबल बनाया जिसमें उसको स्टोर कराया, और वहाँ पर मैं जब फंक्शन कॉल कर रही हूँ तो वो रिटर्न मेरा रिजल्ट कर रहा है। ठीक है, अब आप इसको ड्राई रन करके देखना कि हमने एक्चुअल में फैक्टोरियल कैसे वर्क कर रहा है। इस ड्राई रन को हम नहीं कर रहे। ठीक है, अब एक काम करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं सबसे लास्ट जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने हेड रिकर्जन पढ़ा, हमने टेल रिकर्जन पढ़ा, अभी हमारा ट्री रिकर्जन बाकी है, तो उसको हम अच्छे से समझ रहे होंगे एक्चुअल में वो कैसे काम करने वाला है। तो क्या करेंगे, हम एक और नई फाइल बनाएंगे। यहाँ पे वही चीज़ मैंने फिवो नाम से एक फ़ाइल बनाई, सेम मैंने कॉपी पेस्ट किया। अभी मैं इसको रिमूव कर दूंगी, एक्स्ट्रा चीज़ें जो हैं, ये लाइन भी मेरी रिमूव करनी है, मेरे पास अभी कोई भी ये फंक्शन नहीं है। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, एक और फंक्शन बनाऊँगी जिसका नाम रखने वाली हूँ मैं इंट फिवो। ठीक है, फिबोनाची, कोई फिबोनाची भी कहता है, आपका मन है जो आप कहना चाहें, हमें लॉजिक पे ध्यान देना है अभी। तो क्या करने वाली हूँ मैं, यहाँ पर मुझे एक nth टर्म देंगे। हम यूजर से क्या कह रहे हैं कि एंटर अ नंबर, नंबर यानी कि एक ऐसा नंबर जो nth टर्म जो मेरी फिबोनाची की है वो प्रिंट करानी है। अभी फिबोनाची क्या है, चलो अगर वो भी नहीं पता तो हम वो भी डिस्कस करते हैं। पहले मैंने क्या करा, एक फंक्शन बनाया सिंपल। ठीक है, इतना हम छोड़ देते हैं अभी हम पहले समझते हैं एक्चुअल में फिबोनाची क्या है। अगर मैं बात करूँ फिबोनाची सीरीज़ क्या है, तो फिबोनाची सीरीज़ क्या होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा सम होती है, यानी कि 0,1, यह बाय उसके दो टर्म्स होते हैं, ये 0 टर्म है, ये 1, ये फर्स्ट टर्म है। ठीक है, 0, 1, अब इन दोनों का सम 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21 कैसे चल रही है, ये हो रहा है, इन दोनों का सम क्या है, 0 + 1 = 1, 1 + 1 = 2, 1 + 2 = 3 एंड 2 + 3 = 5, 5 + 3 = 8। तो सिमिलरली आगे वाले जो दो नंबर है उनका सम नेक्स्ट वाले टर्म में आ रहा है ना, डेफिनेटली यही हमें दिख रहा है इसमें, इसका जो एक सीक्वेंस है फिबोनाची सीरीज़ का। तो अभी हमें क्या कराना है, यूजर से बोलना है एक nth टर्म, एक नंबर जो है n वो एंटर करो। सपोज ने 5 बोला तो हम बोलेंगे 0, 1, 2, 3, 4, 5, तो फिफ्थ टर्म पे कौन सा नंबर है हमारा, 5 है, तो वो प्रिंट होना चाहिए। अगर सपोज उसने बोला फिफ्थ की जगह nth टर्म में उसने बोला कि हमें 8th प्रिंट करना है, तो हम 8 चेक करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 पे मेरे पास क्या है 21, तो मेरा 21 प्रिंट होना चाहिए। ये हमारे यूजर के थ्रू हम एंटर करा रहे हैं। अभी हम सिर्फ एक टर्म निकाल रहे हैं अपनी फिबोनाची सीरीज से। अगर मैं इसका लॉजिक देखूं कि सपोज उसने 6 नंबर पे बोला है, 6 वाला निकाल कर दिखाओ, तो 6 जो है मेरा 6 नंबर में क्या है, 6 नंबर वही है जिसका सम जो है आगे के दो टर्म्स का है, यानी कि 6 नंबर के सम में मेरे पास 5th + 4th नंबर का सम, जो यानी जो 5th पे है और जो 4th पे, उन दोनों का सम ही तो 6 में आया हुआ है। यानी कि अगर मुझे n फाइंड करना है तो n - 1 + n - 2 इन दोनों के टर्म पे, अगर मेरे 6 वाली पोजीशन का नंबर मुझे चाहिए तो उससे एक कम वाली पोजीशन और उससे दो कम वाली पोजीशन के जो नंबर्स हैं वो मिल जाएं तो उनका सम मेरे पास समझ में आ जाएगा। सिंपल, इतना में लॉजिक समझ में आ रहा है। यानी कि अब मुझे साफ दिख रहा है कि मुझे कोई सी भी टर्म निकालनी है, उसकी 2 टर्म माइनस करनी है, यानी कि 2 बार मुझे अपने फंक्शन को कॉल करना है और 2 अपडेशन वैल्यू भेजनी है। एक ही फंक्शन के अंदर मैं 2 बार कॉल करूँगी, विच इज़ मैंने बताया था ट्री रिकर्जन। हमने ट्री रिकर्जन में क्या बोला था, मल्टीपल टाइम एक ही फंक्शन के अंदर उसको कॉल करते हैं, रिकर्सिवली कॉल कर रहे होते हैं। तो वो इसमें हम समझ रहे होंगे क्या करना है एक्चुअल में हमें से। मैं सीरीज़ लिखती हूँ फिर से आपके लिए। क्या है हमारी सीरीज़, 0, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, यहीं तक लिया हमने। ठीक है, अभी मुझे क्या है, किसी ने बोला कि भाई आपका जो n है वो तो 6 टर्म है, तो 6 टर्म मेरा मतलब कि 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13 है, मुझे 13 फाइंड करना है। तो 13 फाइंड करने के लिए क्या करना होगा, मुझे रिटर्न कराना होगा, यहाँ पर एक लॉजिक लिखना होगा कि उसी फंक्शन को जो मैंने फिवो फंक्शन बनाया है उसमें n - 1 प्लस सेम उस फंक्शन को कॉल करना है n - 2, यानी उसके आगे वाली जो दो टर्म्स हैं, यानी 6 से आगे वाली कौन सी टर्म है, 5th, यानी कि 6 - 1 = 5th, एंड उससे आगे वाली 6 - 2 = 4th। इन दोनों के टर्म पे जो हमारे पास नंबर है उन दोनों का सम हमें मिल जाए तो हमें सिंपल हमारी जो टर्म है उस टर्म का जो नंबर होगा वो मिल रहा होगा। इतना हमें समझ में आया। तो चलिए एक काम करते हैं, सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो मैं यहाँ क्या लिख सकती हूँ, रिटर्न फिवो जो मेरा फंक्शन है उसमें मैंने क्या करना है, n - 1, ठीक है, एंड देन सेम चीज़ मुझे क्या करनी है, प्लस फिवो n - 2, यानी कि मुझे दो बार उस फंक्शन को कॉल करना है और 2 बार अपडेटेड वैल्यू भेजनी है, एक बार n - 1, एक बार n - 2। तो मुझे यहाँ पर एक इंट n, मैंने एक पैरामीटर जो मेरे यहाँ आर्गूमेंट पास होने वाला है वो भेजूंगी। तो पास करने के लिए मुझे पहले यहाँ पे प्रिंट कराना होगा। तो मैं सपोज यहाँ पर बोलती हूँ printf और बोलूँगी कि यहाँ पर प्रिंट करो
फिवो सीरीज़ का nth टर्म इज %d। ठीक है, तो मेरा %d में जो मेरा nth टर्म है वो यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे फिवो फंक्शन को डायरेक्ट कॉल कर दूंगी और उसमें पास करा दूंगी कैपिटल N। यहाँ से मेरा फंक्शन कॉल हो गया, ये प्रिंट हो रहा होगा। सिंपल, इतना हमें समझ में आया। अब मुझे क्या करना है, सेम चीज़ हमें पता है कि वो चीज़ें कंडीशनली लूप में चलेगी, लेकिन कब तक चल रही होगी ये भी हमें देखना है। हमारे पास अभी यहाँ पर क्या नहीं है, बेस कंडीशन नहीं है, तो अब हमें बेस कंडीशन फाइंड करनी है। यहाँ पर बस 2 ही काम है, आपको एक रिकर्सिव कॉल में क्या भेजना है, कैसे अपडेशन वैल्यू भेजनी है वो ध्यान देना होता है, और उस रिकर्सिव कॉल को रोकना कैसे है वो ध्यान देना होता है। अगर आपको कॉल देनी आती है तो कॉल रोकनी भी आनी चाहिए, अदरवाइज वो इनफाइनाइट चलता जाएगा और रिकर्सिव की हो गया काम तमाम। सो अब हम क्या करेंगे, बेस केस पे जाते हैं। जैसे हमने जाना कि ये चीज़ है तो ये प्रिंट करा रहा है। बेस केस में अगर मैं देखूं कि मेरा जब ये -1 होता जा रहा है, यानी n-1 n-2 कब तक होता रहेगा, वो 0 1 समथिंग में होता जाएगा, लास्ट में तो पहुंचेगा। और हमारे पास ये पता है कि जो 0 और 1 हो जाए तो 0 टर्म पे मुझे क्या मिलना चाहिए, 0, और फर्स्ट टर्म पे मुझे क्या मिलना चाहिए, फर्स्ट। इतना हमको पता है। तो यही चीज़ अगर हम कंपाइलर को समझा दें तो वो उसके लिए कॉल नहीं देगा, क्योंकि उसकी वैल्यू फाइनाइट है। ऐसा फाइनाइट इज़ लाइक पता है, हमें ढूंढनी नहीं है, उसे चेक करके निकालनी नहीं है। तो हम 0 टर्म पे और सेकंड टर्म पे जो फर्स्ट टर्म है उस पर ध्यान देंगे। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक कंडीशन लिखेंगे कि इफ़ मेरा यहाँ पे कैप्स ऑन है तो मैं लिखूँगी इफ़। अब मैं लिखूँगी इफ़ n इक्वल टू 0 है, और या फिर मेरा जो n है वो इक्वल टू 1 है। ठीक है, ये किसके लिए लिख रही हूँ, अगर यूज़र ने 0 और 1 दिया तो क्या रिटर्न कराना है मुझे, यहाँ पर डायरेक्ट रिटर्न करा देना है n। बोलोगे n क्यों, क्योंकि अगर 0 टर्म है, जो कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारी जो सीरीज़ है 1 2 3 5 समथिंग है, तो 0 टर्म पे मुझे 0 मिलने वाला है, फर्स्ट टर्म पे मुझे फर्स्ट मिलने वाला है। तो अगर यूज़र ने n इक्वल टू 0 प्रिंट कराया तो मुझे n ही बोलना है। तो यानी कि मैंने सीधा क्या प्रिंट करा दिया, n ही रिटर्न करा दिया। तो अगर उसने बोला कि 0 टर्म बताओ तो 0 बताऊंगी, फर्स्ट टर्म बताओ तो फर्स्ट बताऊंगी। अदरवाइज उसने कुछ और भेजा n की वैल्यू में 5, तो ये हमारा रिटर्न करने के लिए है ही, ये बार बार उसको कॉल करता रहेगा। एंड सी द फिवोथ की जो nth टर्म है, nth टर्म यानी कि हम nth टर्म की जगह हम यहाँ लिख सकते हैं %d टर्म। %d क्यों, हमें पता चल जाएगा कि यूज़र ने जो हमसे पूछी थी, जो गिवन थी वो क्या थी। तो यहाँ %d ले लूँगी, तो मैं यहाँ पर क्या कराऊंगी, कैपिटल N कॉमा दिस। ठीक है, अब फिर से हम रन करते हैं, और यहाँ पर मैं बाय डिफ़ॉल्ट एक चीज़ लिख देती हूँ जो आपको समझ में आए कि हमारी जो टर्म है वो क्या है, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13 और 21, यहाँ तक ही रखते हैं हम। ठीक है, अब मैं इसको रन कराऊंगी। मैंने रन कराया, अब मेरे पास 0 1 2 3 4 वाली चाहिए। फोर्थ पे मेरा क्या आना चाहिए, यहाँ पर 0 1 2 3 4 पे मेरा 3 आना चाहिए। तो लेट्स सी मैं 4 आ रहा है या नहीं, 3 आ रहा है नहीं आ रहा, यस। तो 4 टर्म, तो 0 1 2 3 4, ये 4 पे क्या आ रहा है मेरे पास, 3 आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा क्या आया, 3 आया। अब सपोज मेरा 5th पे क्या आना चाहिए, 5th आना चाहिए। मैं जो 6 निकालना है 8, तो यहाँ पे जब मैं प्रिंट करूँगी 6 डालूंगी तो मेरा आना क्या चाहिए, 8। तो 6 टर्म पे क्या है मेरी फिबोनाची सीरीज में, 8 है। इतना में समझ में आया। चलो एक काम करते हैं, उसको ट्री ट्रैवर्स करके देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ये ट्री रिकर्जन है, जो हमारा एक ही रिकर्जन फंक्शन के अंदर मल्टीपल टाइम उसे कॉल करते हैं रिकर्सिवली। तो हमारा ट्री हमने 3rd टाइप पढ़ा था डायरेक्ट रिकर्जन में, एक हेड रिकर्जन हमने समझा, हमने टेल रिकर्जन समझा, अब हम ट्री रिकर्जन समझते हैं। तो उसके लिए ट्री बनाते हैं। सपोज मुझे यहाँ पर फिबोनाची का क्या करना है, एक 4 टर्म निकालना है, यानी कि मेरी जो n है वो यहाँ पर क्या है, 4 है। तो हम जानते हैं हमारी सीरीज़ क्या है, 0 1 1 2 3 5 समथिंग ऐसे है। अब मुझे 4th ही निकालना है, तो 4th निकालने के लिए मैं देखूंगी कि ये मेरा 0 टर्म है, 0th 1st 2nd 3rd एंड 4th पे क्या है मेरे पास, 3 है। तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए। और कैसे निकाला है हमने, हम यहाँ पर जानते हैं ये DFS करेंगे, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि पहले हम लेफ्ट साइड सॉल्व करना शुरू करते हैं, देन हम राइट पे जाते हैं। तो फिवो में 4th टर्म यानी फिवो ऑफ n-1 यानी 4 - 1 इज़ 3, देन फिवो ऑफ n-2 यानी 4 - 2 इज़ 2, ऐसे करेंगे। फिर फिवो ऑफ 3 क्या करेंगे, सिमिलरली वापस से कॉल करेगा किसको, फिवो ऑफ 3 - 1 इज़ 2 एंड फिवो ऑफ 3 - 2 इज़ 1। सेम चीज़ फिर से हम लेफ्ट में चेक करेंगे, फिवो ऑफ 2 हमें नहीं पता, तो अब हम क्या करेंगे, फिवो ऑफ 2 - 1 इज़ 1 एंड फिवो ऑफ 2 - 2 इज़ 0।
और यहाँ पर हमने एक बेस कंडीशन लिखी है। बेस कंडीशन हमारा क्या काम कर रही होती है, हमने यहाँ पे बेस कंडीशन लिखी थी कि इफ़ n इक्वल टू 0 हो या फिर n इक्वल टू 1 हो तो हम क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न हम करेंगे n। यानी कि जब 0 होगा फिबोनाची का तब भी हमें n मिल रहा होगा, यानी कि 1 मिलेगा। यहाँ पे n हमारा क्या है, 0 है, तो हमें 0 रिटर्न करेगा। और अगर n 1 है, n इक्वल टू 1 है तो हमें 1 रिटर्न करेगा। यानी कि फिबो ऑफ 1 क्या है हमारा, 1 है, और फिबो ऑफ 0 क्या है, 0 है। और हम वापस में बाद में क्या रिटर्न करा रहे थे, हम रिटर्न करा रहे थे कि फिबो ऑफ n माइनस 1 प्लस फिबो ऑफ n माइनस 2, तो यानी कि इन दोनों का सम। तो यहाँ पर मेरे पास 1 और 0 वैल्यू हमें पता चल गई। जैसे हमारा n की वैल्यू 0 मैच हुई और n की वैल्यू 1 मैच हुई तो हमने रिटर्न n करा दिया। इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू 0 है, तो इसका सम हमें यहाँ पे ऊपर मिल गया। तो वो क्या हो गया, 1 प्लस 0 इज़ 1, यानी फिबो ऑफ 2 हमें मिल गया है 1। अब हम फिबो ऑफ 1 देखेंगे जो कि 1 है, यहाँ पर रिटर्न करने में 1 मिल रहा है तो ये भी 1 है, तो 1 प्लस 1 यानी फिबो ऑफ 3 जो थर्ड टर्म है वो हमें क्या मिली, 1 प्लस 1 2। हम देख सकते हैं 0 1 2 3, 3 पे हमारी कौन सी टर्म है, 2, तो यहाँ पे हमें मिली। अभी हम इसको चेक करेंगे फिबो ऑफ 2 में, तो इसको क्या करेंगे, फिबो ऑफ 1 एंड फिबो ऑफ 0, जो कि हमें पता है ये 1 है एंड ये 0 है, तो इसका सम होने पर 0 प्लस 1 में क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 1। तो 2 प्लस 1 हमारा यहाँ पे फिबो ऑफ 3, फिबो फोर्थ टर्म में क्या निकल के आया, 0, 2 प्लस 1 का सम क्या आया, 3 आया, जो कि हमारा आंसर 3 ही आना था क्योंकि हमने n इक्वल टू 4 रखा और फोर्थ टर्म हमारी क्या होनी चाहिए, 3। तो इस तरह से हमारा ट्री ट्रावर्सन होता है। ट्री ट्रावर्स कैसे करते हैं, लेफ्ट टू साइड। अगर मैं इसको बोलूँ कि ट्रावर्स कैसे हो रहा होगा ये, तो ये हमारा ट्री ऐसे ट्रावर्स होगा कि मैंने यहाँ पर ले लेना है कोई डिफरेंट कलर, मैंने लिया ऑरेंज, ये यहाँ से चलेगा, ठीक है, देन इसको रीड करेगा, इसको रीड करेगा, देन ये रीड होने के बाद ये करेगा, फिर वापस से इस पे जाएगा, फिर यहाँ मेरा लेफ़्ट पूरा रीड करेगा, ठीक है। रीड कैसे होता है, ये हमारा लेफ्ट से चलता है, DFS है ये, डेप्थ फर्स्ट सर्च, यानी कि पहले लेफ्ट साइड में जाता है देन राइट पे ट्रेवल्स करता है जब तक लेफ्ट का मिलता जाता है। तो हमने लेफ्ट में रीड करना स्टार्ट किया, जैसे हमें लेफ्ट की वैल्यू मिल गई हम देन उसके राइट पे जाएंगे, फिर इसके राइट पे जाएंगे। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा तो यहाँ राइट पे गए, देन हमने ये रीड किया, फिर ये एंड देन रीड एंड देन हमारे पास फाइनल हमारा हुआ। तो इस तरह से ट्रेवर्स हुआ। कैसे ट्रेवर्स हुआ, ये दिस साइड दिस तरह। तो इसको हम कौन सा ट्री भी बोलते हैं, एक यूलर ट्री होता है, यूलर ट्री फ्लो। तो ये वही है, एक एल्गोरिदम होती है, इसके कंसेप्ट से हम बहुत सारे DSA क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, रिकर्जन में इंपॉर्टेंट है। तो अगर ये पॉइंट आता है तो इसी तरह से कि हम डेप्थ फर्स्ट सर्च करके ऐसे हम सर्च कर रहे होते हैं, इस ट्री को ट्रैवर्स कर रहे होते हैं, और ये हमारा इस तरह से इसने फिबोनाची का जो टर्म है हमको मिल गया कि फोर्थ नंबर पर हमें क्या मिला, 3 मिला। तो इस तरह से मेरा जो मल्टीपल टाइम हम कॉल करते हैं ना एक ही फंक्शन को अंदर से, तो ऐसे हमारा बनता है। हमने यहाँ पर कितने बार ट्वाइस किया है, देन हमने सिमिलरली उसके अंदर ही हम चेक करते गए जब तक हमारा बेस कंडीशन जो थी वहाँ पर हम नहीं पहुँच पाए। जब तक हम जैसे हम वहाँ पहुँचे देन हमने सीधा उसका जो सम हमने यहाँ पे सम कराया तो हमने सम रिटर्न किया, हमें मल्टीप्लाई या कुछ और लॉजिक लगाते तो हम वो रिटर्न कर रहे होते। कहाँ तक, जब तक हम फाइनल अपने वापस से बैक टू कॉल जहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, जैसे हमने मेन के थ्रू कहा था ना, जहाँ से शुरू होता है रिटर्न होकर वहाँ पर ही जाकर ख़त्म होता है। डन। तो यहाँ पर हमें समझ में आ गया ये क्या हो रहा है। अगर मैं चाहूँ तो मैं इसको ये भी लिख सकती हूँ कि n इज़ लेस देन इक्वल टू 1। अगर n इज़ लेस देन इक्वल टू 1 है तो हमारा जो है वो वही रिटर्न करेगा, क्या, n इज़ 1 और 0 समथिंग, बट हम इसको वही रहने देते हैं क्योंकि फिर लेस देन में हमारा नेगेटिव वैल्यू भी आ रही होगी तो उसको भी एक हैंडल करना पड़ेगा, फिर कि n 0 से छोटा है तो फिर नेगेटिव वैल्यू एक एरर थ्रू करानी पड़ेगी। तो इसके जगह हम रखते हैं कि n अगर 0 है या फिर n हमारा 1 है तो हमें क्या रिटर्न कराना है, n ही रिटर्न कराना है। डन। ये हमने क्या कराया, ये हमने जस्ट एक nth टर्म यूज़र से एंटर करवाई, देन हमने प्रिंट करा दिया उस nth की, इस nth पोजीशन पे है। सपोज हमें n तक की पूरी सीरीज़ प्रिंट करानी होगी तो क्या करेंगे, कुछ खास नहीं, बस एक यहाँ पर क्या ले रहे होंगे, लूप लेंगे, हम लेने वाले हैं फॉर, और यहाँ पर लेंगे इंट i, ठीक है। एंड अब i को हम लेस देन इक्वल टू क्या कर देंगे, हमारे कैपिटल N के, क्योंकि हमें वहाँ तक ही प्रिंट कराना है, ठीक है ना। यानी कि nth टर्म हमसे पूछी 7, तो यहाँ पे 0 1 2 3 4 5 6 7 है 13 तक, तो मेरे 13 तक लूप चलेगा, ठीक है। और क्या होता जाएगा, i प्लस प्लस। डन। अब मुझे इसके अंदर क्या कराना है, प्रिंटफ कराना है, और प्रिंटफ के अंदर मुझे यहाँ पर प्रिंट डी, और अब मैं यहाँ पर से फंक्शन कॉल करूँगी फिवो, और इस फिवो के अंदर मुझे i भेजना है, यानी कि 1 by 1 मेरा उसका चीज़ें मिल रही होंगी। i1 किया, ठीक है, ये कैपिटल I हो गया तो इसको बोलेंगे स्मॉल i, ठीक है। अभी ये तो %d, अब मैं यहाँ पे लिख भी सकती हूँ द सीरीज़ इज़ %d एंड देन /n नहीं देंगे क्योंकि हमें एक ही लाइन में प्रिंट करानी है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करूँगी, सिंपल इस लाइन को कमेंट कर दूँगी, मुझे nth टर्म नहीं चाहिए, मुझे पूरी इस बार सीरीज़ चाहिए, और अब मैं इसको प्रिंट कराऊँगी।
तो इसको हम प्रिंट एंटर करेंगे। अब हमसे पूछा एंटर नंबर, ठीक है, तो मैंने एंटर नंबर किया 5। ओके, यहाँ क्या प्रॉब्लम आ रहा है? हाँ, तो यहाँ पे हमें क्या है, आई को हमें इनिशलाइज नहीं किया, तो हम आई इक्वल टू क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। फीवो को हटा दो भाई। तो यहाँ पे हम आई को इनिशलाइज करेंगे इक्वल टू 0 से, ठीक है। अब मैं फिर से रन करूँगी यहाँ पर। तो यहाँ पे मेरा रन करने पर क्या आना चाहिए, मैंने रन किया, हमसे पूछा एंटर नंबर, मैंने 5 किया एंड दिस सीरीज़ 0 सीरीज़ 1। ओके, तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, क्योंकि हमने लूप में लिखा है तो हम इसको हटा देते हैं प्रॉपर, सिर्फ प्रिंट ही कराते हैं। और प्रिंट ही कराने के बाद यहाँ पर क्या करा देते हैं, एक कॉमा एंटर करा देते हैं, सिंपल। अब रन कराएंगे। तो मैंने 5 एंटर किया एंड देखिए 0 1 1 2 3, ये कॉमा लास्ट में इसलिए एक बार और एक्स्ट्रा आ गया है। तो यहाँ पर मेरे पास मैंने 5 तक लिया, कितना एंटर किया, 5, तो 0 से लेके 5th टर्म मेरी क्या थी, 3 तक। अगर सपोज मैं यहाँ से हटा देती हूँ तो मेरे पास 5th टर्म भी आ रही होगी निकल के, और मेरी पूरी सीरीज़ भी आ रही होगी निकल कर। चलो चेक करते हैं। मैंने एंटर किया, एक एक्स्ट्रा कॉमा बाहर आगे आएगा, मुझे पता है। तो इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमने डाला इस बार 8, ठीक है। तो मेरा फिबोनाची टर्म 8th इज 21 एंड कॉमा करके मेरी पूरी 0 1 1 1 समथिंग आया। अगर हम चाहें तो इसे स्लैशन देकर नेक्स्ट लाइन भी ले सकते हैं। तो इस तरह से हमने पूरी फिबोनाची सीरीज़ भी प्रिंट करा दी, और एज अ यूज़र अगर NH प्रिंट कराना चाहते हैं तो वो भी प्रिंट कराया। तो ये हमें समझ में आया कि हम अगर अपने नोट्स पे वापस से जाएँ, अगर हम यहाँ पे अपने नोट्स पे देखें तो हमने फिबोनाची सीरीज़ में यहाँ पर ये पूरा कॉल ट्री बनाया है 4th के लिए। तो कैसे समझा है कि हमने कैसे बनाया, कैसे राइट रिवर्स किया, और ये भी समझा कि यूलर ट्री फ्लो होता है। कौन सा, यूलर ट्री करके कहते हैं। इसमें डेप्थ फर्स्ट ट्रैवर्स होता है कि लेफ्ट साइड में जाता है। मैंने पूरा लिखा भी, व्हेनेवर अ फीवो ऑफ एन कॉल हैपन, जैसे वो कॉल होगा ना, इट कॉल फॉर द फर्स्ट लेफ्ट साइड पे रन करना शुरू होगा, देन राइट चाइल्ड पे। जैसे ही वो लेफ्ट पूरा हैपन हो जाए, यानी पूरा जो सब ट्री है वो पूरा ट्रैवर्स हो रहा होगा, मेरा लेफ्ट जैसे ही कंप्लीट हो रहा होगा, लास्ट मेरे बेस किट पे पहुंचेगा, देन हम कहाँ जाएंगे, राइट कॉल्स में जा रहे होंगे। तो ये हमारा ये जो फ्लो है इस ट्री का, वो इस तरह से वर्क कर रहा होता है, जिसे हम यूलर ट्री भी बोल रहे होते हैं। तो ये भी हमने समझा। अगर रिवर्स के अंदर हमें नाम सुनने को मिले तो हमें समझ में आ रहा हो कि कुछ खास नहीं है, ये हमारा ट्री रिकर्जन का पार्ट ही है। बस उसको हमें पहले लेफ्ट को पूरी तरह से ट्रैवर्स करना होता है, देन हम राइट के पार्ट पे जाते हैं। तो आज हमने प्रॉपर तरीके से सारी चीज़ें समझी। तो हमने हेड रिकर्जन भी समझ लिया, जिसमें हमने सीधा प्रॉपर 1 से लेकर n तक नंबर प्रिंट करा कर देखे। फिर हमने टेल रिकर्जन भी समझा, जहाँ हमने n टू लेकर 1 तक नंबर था, इसके बीच में हमने सम भी समझा है। फिर ट्री रिकर्जन में हमने फिबोनाची करी, हमने फैक्टोरियल का भी देखा। तो इसमें हमने बेसिक जितना भी रिकर्जन का होता है उतना हमने समझ लिया है। अभी इसमें एडवांस कुछ चीज़ें बाकी हैं, जैसे हमारे एल्गोरिदम्स हैं कि स्टेयर पाथ क्या होता है, मेज पाथ क्या होता है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझ रहे होंगे, ताकि हमारे रिकर्जन का कोई भी पोर्शन बचे ना। एंड देन हम इसमें अपना ये इनडायरेक्ट रिकर्जन है उस पर भी बात कर रहे होंगे कि एक फंक्शन के अंदर हम दूसरे फंक्शन को कैसे कॉल दे रहे होते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार फिर से देखिए, जितनी बार खुद से ट्राई करिए, क्योंकि रिकर्जन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसको मजाक में लेना, हल्के में लेना इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपके इंटरव्यू के लिए बहुत पर्सपेक्टिव, उस पर्सपेक्टिव से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में आना ही है। आपके कॉलेज एग्जाम के लिए आप साइड में ले जाते हो, हर बार कॉलेज में लोग इग्नोर करते हैं इसको, क्योंकि कॉम्प्लेक्स लगता है। लेकिन जब आप इसे अच्छे से खुद करेंगे तो इंटरव्यू में इससे पूछे जाने वाले चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और आप DSA के क्वेश्चन बहुत अच्छे से सॉल्व कर पा रहे होते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे फोकस, स्टे कंसिस्टेंट, सक्सेसफुल फॉलो यू।